हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, क्योंकि आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, एक ऐसा टॉपिक जो कि अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर्स में, चाहे वो एजेस हो, पार्टनरशिप हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड सिस्टम हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक सवाल हो, ट्रेन्स हो, बोट एंड स्ट्रीम हो, और साथ ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज के सेशन में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे शॉर्टकट्स, शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे और उसके बाद हम बहुत सारे सवालों के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक के बारे में, है ना, बेसिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में भैया? रेशियो के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रेशियो के बारे में। ठीक है, बहुत ही सिंपल, सरल, आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास है, बिल्कुल आम भाषा में इसको समझेंगे, जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है सर? रेशियो क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आपके पास में कार है और एक आपके पास में बाइक है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक घंटे में ये ट्रेवल करता है 100 किलोमीटर और ये ट्रेवल करता है 25 किलोमीटर। अच्छा, एक घंटे में जो दूरी आप तय करते हो उसके हिसाब से आपकी क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है। तो इसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। उसकी कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले घंटे में इन दोनों ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका डिफरेंस क्या होगा, तो मैं लूंगा यहां के हिसाब से तो 75 हो रहा है, यहां के हिसाब से तो 75 हो रहा है। ठीक है सर, अगर इनको मैं 2 घंटे चला दूं तो ये चलेगा कितना? 200 किलोमीटर, और ये कितना चलेगा सर? 50 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं अब इनके बीच में कंपैरिजन करूं डिफरेंस के थ्रू, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दूरी का, वो कितना आ रहा है? 150 किलोमीटर। पहले कितना आ रहा था? 75, अब कितना आ रहा है? 150। और ये धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो क्या मैं इनके बीच में, कार और बाइक के बीच में कुछ कंपैरिजन कर पा रहा हूं, कुछ तुलना कर पा रहा हूं? नहीं सर, है ना, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है ना वो समय के साथ चेंज होती जा रही है। तो अभी तो मैं कुछ इनके बीच में कंपैरिजन, तुलना नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, अब अपन इसको ऐसे समझते हैं कि सर मान लेते हैं कि आपका ये जो कार था जो कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, और ये जो बाइक है ये आपका 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, और ये कितने घंटे में कर रहा था? 1 घंटे में कर रहा था, है ना, 1 घंटे में कर रहा था। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इनको 2 घंटे चला दूंगा, तो 2 घंटे चलाऊंगा तो कार जो है वो 200 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा और ये 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कार, ये हो गया आपका बाइक। ठीक है सर, ये तो बात आप बता चुके हैं। अब मैं इनके बीच में कुछ कंपैरिजन कर रहा हूं, बट वो कंपैरिजन कैसे कर रहा हूं? थ्रू डिवीजन, डिवाइड करके इनको कंपेयर कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला ये पहले 1 घंटे में कार कितना चली? 100। बाइक कितना चला? 25। 2 घंटे में कार कितनी चली? 200। बाइक कितनी चली? 50। अगर मैं इन दोनों का रेशियो यानी कि इनका डिवीजन देखूं, तो क्या यहां से भी मुझे 4 मिलेगा? हां। यहां से भी मुझे 4 मिलेगा? हां। क्या ये आपस में बराबर है? हां। अच्छा, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि इनका जो रेशियो आ रहा है वो 4:1 आ रहा है। अब यहां पर जो कंपैरिजन किया वो कैसे किया? थ्रू डिवीजन, बाय डिवीजन, है ना, बात समझ में आ रही है। और यहां पर ये जो रेशियो आ रहा है ये क्या आ रहा है? 4:1 आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है? 4:1 आ रहा है। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो कार की कैपेसिटी है वो बाइक की कैपेसिटी का कितना है? 4 गुना है, और ये हमेशा 4 गुना ही रहेगा, चाहे आप इनको 3 घंटे चला लो, चाहे 4 घंटे चला लो, चाहे 10 घंटे चला लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये चेंज नहीं होगा। यहां पर इनके डिस्टेंसेस चेंज होते रहेंगे, उनके बीच की जो डिफरेंस है वो भी चेंज होता रहेगा, बट यहां पर ये जो रिलेशन हमें मिल चुका है कि कार की जो कैपेसिटी है वो बाइक की कैपेसिटी का 4 गुना होगी, ये चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब बात ये करते हैं कि सर 100/25 जो लिखा है, 200/50 जो लिखा है, क्या ये रेशियो है? नहीं, ये रेशियो नहीं है। 4:1 जो लिखा है, क्या ये रेशियो है? हाँ, ये रेशियो है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो आपस में बराबर ही है। मैंने कहा आपस में बराबर है, बट ये रेशियो नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों? मैंने बोला देखो, जब हम A:B के फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम रेशियो कहते हैं,
इसको हम रेशियो कहते हैं। तो ये हम तभी कह सकते हैं जब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। सर कुछ भी कॉमन ना हो मतलब एक तो कॉमन होगा, हां, मतलब कि दो चीजों के बीच में अगर उनका HCF 1 है तो फिर वो दोनों आपस में क्या है, रेशियो में। अच्छा, तो सर 100 और 25 में कुछ कॉमन है, हां 25, इसमें कुछ कॉमन है, हां 50। अच्छा ठीक है, और 4:1 में कुछ कॉमन है, हां क्या 1 चलेगा क्या, हां 1 चलेगा। तो क्या ये रेशियो है, हां ये रेशियो है। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि दो नंबर को जब हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो कुछ भी कॉमन पार्ट होता है वो कैंसिल करना पड़ता है। उसके बाद जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना बचे अदर देन 1, तब हम उसको रेशियो कह सकते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज हम कैंसिल करते हैं वो क्या होती है, वो उन दो नंबर का HCF होती है। अच्छा अच्छा, और यहां पर ये दो नंबर अगर रेशियो कहलाएंगे तो ये तभी कहलाएंगे जब ए और बी आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। तो रेशियो समझ में आ गया है ना। अब रेशियो का इस्तेमाल करते किस लिए, मैंने कहा देखो आपने कार और बाइक के बीच में क्या किया, मैंने कंपैरिजन। तो हम रेशियो का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए करते हैं कि कोई चीज किसी दूसरी चीज का कितना गुना है ना, कितने टाइम्स है। तो हमें यहां पर एक रिलेशन मिल जाता है दो चीजों के बीच में। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहां पर प्रपोर्शन की। अब बात करते हैं यहां पर प्रपोर्शन की। तो सर प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है ना। तो मैंने बोला कि मान लीजिए आपके पास में ए और बी ये दो नंबर है, इनका आपने रेशियो लिया, ठीक है। फिर सी और डी इनका आपने रेशियो लिया, और ये दोनों ही रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों ही रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। तो जब भी दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन। उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन। इसी चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, इसी चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं अपन ए, ये जो दो बिंदियां लगी हैं इसको पढ़ते हैं इज टू बी, इसको पढ़ते हैं सी इज टू डी, और इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एस। यानी कि ये जो है, जैसे ये जो है, ठीक है ना, तो ए इज टू बी एज सी इज टू डी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहां पर जब भी दो रेशियो आपस में बराबर होंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रपोर्शन में कहेंगे, ठीक है सर। अब यहां पर एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है सर, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास में 3 नंबर है, आपके पास में 3 नंबर है, ठीक है, आपके पास में 3 नंबर है, मान लीजिए ए बी और सी। और ये 3 नंबर अगर वो कहता है कि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, किस में है सर, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है सर, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि जो रेशियो ए और बी का होगा और जो रेशियो बी और सी का होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब सर अगर ऐसा उल्टा करके लिख दें इसको कि b अपॉन ए का जो रेशियो होगा और c अपॉन बी का जो रेशियो होगा, तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये चीज आपस में बराबर तो होगी, है ना, आपस में बराबर तो होगी, ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये जो कोने वाले होते हैं, ये जो कोने वाले होते हैं, ठीक है, ये जो कोने वाले होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं एक्सट्रीम्स, ये हमारे क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स, ठीक है सर। तो ये हमारा एक्सट्रीम्स हो गया, और ये जो होता है ये क्या होता है सर, मीन, ये क्या होता है हमारा मीन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक ही है इसलिए अपन इसको मीन बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि सर यहां पर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा b इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर और a इंटू सी यानी कि ए सी, ठीक है सर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, यानी कि b इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ए सी होगा, ठीक है सर। ऐसा भी बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, इसको अपन बोलते हैं सेकंड प्रपोर्शन, इसको अपन बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन। इसका एक और नाम होता है, इसको अपन बोलते हैं मीन प्रपोर्शन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन। और ये मीन प्रपोर्शन तभी होगा जब आपके पास 3 नंबर्स होंगे और वो 3 नंबर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होने चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। ये एक रिलेशन है ना, ये जो b है वो a और c का क्या है, मीन है ना,
ये क्या है, मीन है। कौन सा मीन है, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है। ये कौन सा मीन है, आपका ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास में ए, बी, सी और डी, ये 4 नंबर्स हैं और ये आपके प्रोपोर्शन में है। ये आपके क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ये कैसे बनेंगे, ये कैसे बनेंगे, मैंने कहा ए और बी का जो रेशियो है यानी कि ए अपॉन बी, सी और डी का जो रेशियो है यानी कि सी अपॉन डी, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, ऐसे लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं अपन सेकंड प्रोपोर्शन, इसको अपन बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और इसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इस पर जो बेसिक सवाल आता है उस पर आता है कि आपको ए बी सी डी में से ए बी सी दे देगा, डी पूछेगा तो डी यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, ए बी डी दे देगा तो सी पूछेगा यानी कि सी यानी कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी पूछ सकता है। साथ ही साथ अभी अपन ने देखा यहाँ पर, अभी अपन ने यहाँ पर देखा कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा a इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इंटू सी। अब मैंने आपको ये बताया कि ये जो दोनों होते हैं ये अपने क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके एक्सट्रीम्स होते हैं। और ये दोनों जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, मीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके मीन्स होते हैं। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और ये जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये आपस में क्या होता है, आपका बराबर होता है। ठीक है, ये आपस में क्या होता है, आपका बराबर होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, बहुत ही बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। अब इस पे सवाल कैसे बनेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहां पर कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर हम बात करते हैं, अब हम यहां पर बात करते हैं कि यहां पर एक नई चीज आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन। अब ये जो वेरिएशन होता है ये 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये जो वेरिएशन होता है ये 2 टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी कि एक चीज वेरी कर रही है दूसरी चीज की वजह से क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है। अब वो उस पर डिपेंडेंट है तो कैसे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनवर्सली। ठीक है, डायरेक्टली या इनवर्सली। ठीक है, यानी कि आप किसी एक चीज में चेंज करोगे तो दूसरे में भी चेंज आएगा, बट अब वो चेंज जो आएगा वो किस नेचर का आएगा, वो डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो चेंज आएगा वो दोनों में सेम टाइप का आएगा, मतलब अगर आप एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। ठीक है सर, बट अगर वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो चेंज आएगा वो उल्टा पुल्टा आएगा, मतलब कि अगर एक इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा, और अगर एक डिक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, तो यहां पर मान लेते हैं कि 2 चीजें ए और बी, तो ए जो है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, या तो ए जो है वो बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। डायरेक्टली होगा तो आमने सामने होंगे, इनवर्सली होगा तो ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, अब यहां पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है जब हम इसको हटाते हैं तो इसकी जगह क्या आ जाता है, कांस्टेंट टर्म आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू कितना, के बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू के अपॉन बी। अब यहां पर कोई कंडीशन देगा, उस कंडीशन को लगाकर हम इस k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर k की वैल्यू यहां पर आ चुकी है मान लो, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो ये प्रोपोर्शन वाला जो वेरिएशन वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़े से अच्छे सवाल बनते हैं और ये सवाल बच्चों को परेशान भी करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में अपन आगे और डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल के तरीके से जानेंगे इसको, है ना, न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बट अभी आपको मोटा मोटा मैंने चीजें बता दी हैं, इसको याद रखना। अब यहां पर अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं अगर बोलूंगा कि बी इंक्रीज होगा तो ए भी इंक्रीज होगा, बी डिक्रीज होगा तो ए भी डिक्रीज होगा। ठीक है ना, बट यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर ए इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा, और अगर ए डिक्रीज होगा तो बी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये रिलेशन समझ में आ गया आपको। ठीक है सर, कोई दिक्कत है यहां पर नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। तो सर इतना हो गया सर, इतना हो गया सर, अब और कुछ जानने की आवश्यकता है? हाँ बिल्कुल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझो। मान लो आपके पास में ए बी है, उसका जो रेशियो है वो मान लेते हैं वो 2:3 है, और आपके पास में बी और सी है और इसका जो रेशियो है ये मान लेते हैं कि ये 4:5 है। और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि ए बी सी का कंबाइंड रेशियो मुझे बता दो।
ABC का कंबाइंड रेशियो मुझे बता दो। अब इसको करने के बहुत सारे और तरीके हैं जो मैं सारे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपसे 2 तरीके डिस्कस करूंगा, कौन से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिखा कि AB का रेशियो 2:3 है, तो यहां पर लिख देता हूं 2:3। BC का रेशियो कितना है 4:5 है, तो यहां लिख देते हैं 4:5। ठीक है सर, अब अपने को इनको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के तरीके होते हैं, कैसे तरीके होते हैं, ध्यान से देखो। पहले आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि आपके पास में 3 नंबर हैं 10, 12 और 20। अगर मैं 10 और 12 का रेशियो लेने की कोशिश करता हूं और 10 और 20 का रेशियो लेने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर क्या बनेगा, 2 5 2 6, यहां पर क्या बनेगा, 10 1 10 2। तो मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि भैया ये जो 5 है और ये जो 1 है, ये एक्चुअली में 10 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्चुअली में 10 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट यहां पर वो 10 5 बन जा रहा है और वहां पर ये 10 1 बन जा रहा है। ठीक है सर, मगर ये 1 और 5 एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है, हाँ या ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 को मैं कंपेयर कर रहा हूं 12 से, तो वो किसी एक चीज से कैंसिल होगा, 10 को मैं कंपेयर कर रहा हूं 20 से, तो किसी दूसरी चीज से कैंसिल होगा, इसलिए वहां पर 10 को 5 और 10 को यहां पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये 5 और 1 क्या एक्चुअल नंबर है, नहीं, ये रेशियो है ना, ये रेशियो है। ठीक है, जो 5 यूनिट है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट भी 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पहले ये समझो कि अच्छा 1 और 5 जो है ना वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इनको एक ही चीज होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब यहां पर समझते हैं, अब यहां पर समझते हैं। मैंने कहा यहां पर रेशियो जो दिया था वो लिख दिया, अब इनको कंबाइन करना है, तो मेरा ध्यान इस पर जाएगा। क्या जाएगा, मैंने कहा ये जो 3 है ये भी B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 4 है ये भी B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी B तो B ही होगा, B अलग अलग थोड़ी ना होगा, B तो एक ही चीज होगी, है ना, अपने आप में एक ही चीज होगी। इसका मतलब ये 3 और 4 को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो 3 और 4 को सेम करने का मतलब ये है कि 3 और 4 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा 12। तो 3 को 12 बनाने के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, और यहां पर क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 15। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, अब इसको करने के क्या और भी तरीके हो सकते हैं, हाँ सर हो सकते हैं। क्या तरीके हैं सर, वो बताइए थोड़ा, वो भी बता दीजिए सर, है ना। कैसे होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखो, कैसे होगा भैया, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि मेरे पास में ए बी का रेशियो है, बी सी का रेशियो है, और मुझे ए बी और सी का रेशियो कंबाइन करके बताना है। तो एक बहुत ही यूनिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये 2 है, यहां पर ये 3 है, यहां पर ये 4 है, यहां पर ये 5 है। अब आपने बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा होगा, है ना, खाली स्थान भरो। तो यहां पर ये खाली स्थान है और यहां पर ये खाली स्थान है, कैसे भरेंगे। मैंने कहा 3 के बगल में क्या है खाली स्थान, तो 3 भर दो। 4 के बगल में क्या है खाली स्थान, तो 4 भर दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितना मिलेगा, यहां पर 8 मिलेगा, यहां पर कितना मिलेगा 12 मिलेगा, यहां पर कितना मिलेगा 15 मिलेगा। तो ये तो वही आ गया, ये तो वही आ गया, बट यहां पर जो अप्रोच है वो क्या है, अलग है, और यहां पर जो अप्रोच थी वो क्या थी, अलग थी। तो दोनों का अप्रोच, सोच अलग अलग है, बट दोनों का जो डेस्टिनेशन है वो सेम ही है। बात समझ में आ गई, है ना, बात समझ में आ गई। यहां आप अलग विचारधारा से सॉल्व कर रहे हो, वहां पर अलग विचारधारा से सॉल्व कर रहे हो, बट जो सोल्यूशन आएगा वो सेम ही आएगा। बात समझ में आ रही है, अप्रोच अलग अलग है बट आंसर सेम ही आ रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है कि यार इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका भी हम यूज करेंगे आगे चलकर। और यहां पर एक शॉर्टकट अपन ने यूज कर लिया कि जिसके बगल में खाली है उसको उसी से रिप्लेस कर दो। 3 की जगह, 3 के बगल में खाली है जगह तो 3 से भर दो, 4 के बगल में जगह खाली है तो 4 से भर दो, बस इतना कर दो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अपन बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। और जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दो, आग की तरफ फैला दो इसको, ठीक है। मजा आने वाला है अब आपको। तो अब अपन करेंगे बहुत सारे सवाल, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो सवाल क्या है सर कि ए बी का रेशियो दिया है, बीसी का रेशियो दिया है, सीडी का रेशियो दिया है, डी का रेशियो दिया है, और आपसे ए बी सी डी ई का मांगा है। अब आप वो बोलोगे कि सर आपने ना ए बी और बीसी का रेशियो हमें अभी सिखाया और एबीसी का मांगा, और हमें करवा रहे हो ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन इतना तगड़ा दे दिया आपने, अरे सर ऐसे कैसे। अब देखो इस सवाल को करने का आसान तरीका क्या होता है, और इस सवाल को क्या आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये भी अपने को समझना है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये भी अपने को समझना है, ठीक है। कैसे, मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ए बी का जो रेशियो था वो 2:3 था, और बीसी का जो रेशियो था वो 4:5 था। जब आपने कंबाइन करके यहां पर ए बी सी का रेशियो बनाया,
जब आपने कंबाइन करके ABC का रेशियो बनाया, तो आपने यहां पर लिखा 2:3, यहां पर लिखा 4:5, फिर आपने यहां पर क्या किया, 3 लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 15। यही तरीका अपन ने अपनाया था। बट सर अगर सवाल सिर्फ इतना सा है तो भी क्या हमें सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, फिर हम ऑप्शन से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं बताता हूं आपको। मैंने बोला कि ए और बी का रेशियो कितना था, 2:3 था। अगर ए और बी का रेशियो 2:3 है, अगर A/B का रेशियो 2:3 है, तो आप ये समझो कि यहां पर जो ऑप्शन दिया होगा, यहां पर जो ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन दिया होगा उसमें ए और बी का रेशियो 2:3 बन रहा है क्या? हाँ बन तो रहा है, 4 2 4 3। तो जहां पर जिस ऑप्शन में ये सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा सर बाकी देख लो, यहां पर 4:5 दिख रहा है BC का रेशियो, क्या ये 4:5 बन रहा है? यहां पर 3 4 3 5, अरे सर बन गया। तो हम इतनी मेहनत भी क्यों करेंगे, हम सीधे ऑप्शन पे जाएंगे और टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या देखने के लिए मैंने बोला कि अगर AB का रेशियो 2:3 है तो ये 2:3 ही रहेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास में कोई रेशियो है 2:3, अगर आप इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसमें आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो भले ही आपको दिखेगी अलग अलग, बट वो है तो 2:3 ही। क्यों? अरे 2/2 का मतलब क्या होता है 1, 3/3 का मतलब क्या होता है 1, 4/4 का मतलब क्या होता है 1। अगर किसी भी चीज में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, वो जो आप बोल रहे थे ना कि सर यहां पर 3 और यहां पर 4 है, उसको सेम बनाओ, तो 4 से उधर और 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो 3 और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा, बट वो रहेंगे तो वही रेशियो में। अच्छा हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है सर समझ में आ गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको दोनों अप्रोच बता रहा हूं, एक ऑप्शन से भी बता रहा हूं और एक मैं आपको जो सिखाया वो भी बता रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन वाला मेथड पहले अपन देखते हैं। मैंने कहा अगर AB का रेशियो 1:2 है, तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर AB के बीच में 1 और 2 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा यार यहां पर तो 1 और 3 का बन रहा है, यहां तो 3 और 4 का बन रहा है, तो ये ऑप्शन जो है ये तो हमारे गलत हो गए। अब हमें 1 और 2 का देखना था, तो यार यहां पर 1:2 बन रहा है और यहां पर भी 1:2 बन रहा है। हाँ सर, तो सर इन दोनों में से तो फंस गए, अब क्या करें? मैंने कहा यार अभी कैसे फंसे, अरे इसका रेशियो कितना है 3:4 है, तो 3:4 है, अगर इसका रेशियो 3:4 है तो मैंने देखा कि यहां पर क्या 3:4 बन रहा है, 4:6, 2 2 2 3 2:3 बन रहा है, मुझे क्या चाहिए 3:4, ये भी चला गया, तो यही आंसर बचेगा। 4 ही तो ऑप्शन थे, है ना, एक ही बचा तो वही आंसर होगा, देख लो। नहीं तो यहां पर 6 और 8 है, तो 2 3 2 4 2 3 2 4 3:4 बन रहा है। हाँ सर बन रहा है, यानी कि यही मेरा सवाल का सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब अपने को अगर इसको करना ही पड़े, मान लो इसको अपने को सॉल्व ही करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो, मैंने लिखा A:2B:C:D:2 कितना E, ये लिख दिया। यहां पर लिख दिया अपन ने कितना 1:2, यहां पर क्या लिख दिया अपन ने 3:4, यहां पर अपन ने क्या लिख दिया 6:9, और यहां पर क्या लिख दिया अपन ने 12:16। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, खेलेंगे, ठीक है। कैसे खेलेंगे? ध्यान से देखो, सर आपने ये बोला था कि भैया इसके बगल में जगह खाली है तो इसको रिपीट कर दो, 2 है तो यहां लिख दो 2 2 2, 4 के बगल में जगह खाली है तो यहां लिख दो 4 4, 9 की जगह 9, 6 के पहले 6 6, 3 के पहले 3, 12 के पहले 12। अब इसको सॉल्व कर लो। अब सर ये तो बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा, इसलिए तो शॉर्टकट बताया, ठीक है। अच्छा अब यहां पर करोगे कैसे, दिमाग से। ये देखो यहां पर कितना हो रहा है, ये 18 × 12, तो ज्यादा कैलकुलेशन बड़ा नहीं करना। ये कितना हो गया 36 × 12, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितना हो गया 8 6 48 × 12, ठीक है सर, ये भी हो गया। ये 2 4 8 8 9 72, तो 72 × 12, ठीक है सर। यहां पर कितना हो जाएगा 2 4 8 8 9 72, 72 × 16, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अब मैंने यहां पर ये बोला कि सर यहां से ये जो 12 है ना, ये तो आप कैंसिल कर सकते हो हर जगह से। हाँ सर कर सकता हूं, तो यहां से 12 से ये जाएगा कितनी बार, 6 बार।
जाएगा, हाँ सर जाएगा। अब इनमें कुछ भी कॉमन है तो वो भी काट दो। मैंने कहा यार यहां पर ना कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है, क्या मुझे यहां पर कॉमन दिखाई दे रहा है 6, तो यहां से ये 6 जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना 12, ये बन जाएगा आपका कितना 8, ये बन जाएगा आपका कितना 6, ये बन जाएगा आपका कितना 3। तो अब यहां पर बचा कितना 3, 6, 8, 12, 16 दिख रहा है 16, हाँ सर 16। तो 3, 6, 8, 12, 16 हो गया, आसान था। तो आप अगर ऐसे भी करते हो तो भी आंसर आ सकता है, नहीं तो मैं तो आपको कहूंगा कि अगर सिर्फ सवाल इतना सा ही है तो फिर ऑप्शन से कर लो, बहुत ही आसान हो जाएगा जीवन, ठीक है। बट ये भी आना चाहिए क्योंकि कभी कभी किसी किसी सवाल में ये जो पार्ट होगा है ना, इतना बड़ा तो नहीं बट छोटा सा पार्ट होगा जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा आगे के लिए, तो वहां पर सवाल में ये नहीं पूछेगा, कुछ और पूछेगा, बट उसके लिए सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए आपको ये आना चाहिए। तो वहां पर आपको इसकी आवश्यकता होगी कि ये कैसे निकाला जाता है। बाकी अगर सिर्फ सवाल इतना सा है तो हम ऑप्शन से भी काम चला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए अब अपन इसमें देख सकते हैं कि कितनी वैरायटीज आ सकती हैं, तो अलग अलग वैरायटीज आप अपन इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहां पर क्या लिखा है कि भैया ए बी का जो रेशियो है वो 1/2 और 3/8 का है, बी सी का रेशियो आपको दिख रहा है, सी डी का रेशियो आपको दिख रहा है, आपसे ए बी सी डी का रेशियो मांग रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा और मैं कहूंगा कि भैया A/B जो है, A/B जो है वो 1/2 और 3/8 आपको दिया गया है, ठीक है, 1/2 और 3/8 आपको दिया गया। तो मैं यहां पर 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 8:6 हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में इसको मैं बोल सकता हूं कि ये 4:3 हो जाएगा। तो मुझे बस ये देखना है कि कहां पर ये रेशियो मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा यार यहां पर क्या है, यहां पर तो क्या है 2 3 2 2 3:2 है, ये नहीं हो सकता। यहां पर क्या है 6:8, 8:6 का उल्टा है, ये भी नहीं हो सकता। ये 8:6 दिख रहा है, हाँ यही हो सकता है ना, बट यहां पर 4:6 है जबकि 4:3 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा सही जवाब कौन सा होगा, मेरा सही जवाब होगा सी ऑप्शन। बात समझ में आ गई, सही जवाब क्या होगा सी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो हमें इस टाइप के सवालों में इससे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, या इन्वेस्ट नहीं करना है। बात समझ में आ गई, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको हटा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है 3/5 टाइम्स ऑफ P इज इक्वल टू 7/2 टाइम्स ऑफ Q। तो मैं लिख देता हूं क्या क्या लिखा है 3/5 टाइम्स ऑफ P, 7/2 टाइम्स ऑफ Q, और यहां पर लिखा है 7/5 टाइम्स ऑफ R। आपको PQR का रेशियो बताना है, आप ज्यादा कुछ मत करो, आप ज्यादा कुछ मत करो, आप तो सिर्फ इन दोनों को देख लो, इन दोनों को देख लो। अगर इस P के नीचे इस Q को ले आऊं तो ये P/Q हो जाएगा, हाँ सर, और ये 5 मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा 35, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि P और Q का रेशियो 35:6 आना चाहिए। इससे सिंप्लीफाई ये हो नहीं पाएगा, तो 35:6 यहां पर दिख रहा है, यानी कि यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बताओ, देखो इसको अच्छे से ध्यान से, ठीक है भाई, आसान था इजी था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। अब यहां पर हम कुछ नई चीजें सीखेंगे जो आपको मिक्सचर एलिगेशन में भी बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। रेशियो में तो काम आएगी आएगी, बट मिक्सचर एलिगेशन में भी इस टाइप के सवाल आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो यहां पर हमने देखा कि A/B प्लस C, A/B प्लस C का रेशियो 3:10 है, B/A प्लस C का रेशियो 5:8 है। आपसे बोला ABC का रेशियो बता दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं A/B प्लस C, ये कितना है सर 3/10 है, और यहां पर लिखा हुआ है B/A प्लस C, ये आपका 5/8 है। अब यहां पर करना क्या है, कैसे करना है ध्यान से देखो। मैं यहां पर एक चीज बताता हूं, समझना इस बात को, कि अगर यहां जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है उसका टोटल क्या है। मैंने कहा ऊपर A लिखा है नीचे B और C लिखा है, तो उसका टोटल कितना होगा ABC। अच्छा, यहां जो ऊपर लिखा और नीचे लिखा है उसका टोटल क्या है। मैंने कहा ऊपर B लिखा है नीचे A और C लिखा है, यानी कि ऊपर और नीचे का टोटल क्या होगा ABC। तो यहां भी A प्लस B प्लस C हो रहा है, यहां भी A प्लस B प्लस C हो रहा है। अगर मैं ऊपर नीचे को जोड़ूं तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों जगह टोटल जो है ऊपर और नीचे का मिलाकर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हाँ सर सेम आ रहा है। तो यहां पर भी देख लो, यहां पर 10 और 3 13, 8 और 5 13, तो क्या ये भी बराबर आ रहा है। हाँ सर बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर आ रहा है तो जिसके सामने जो लिखा है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अच्छा हाँ बिल्कुल भैया, क्या बात कर रहे हो। इसका मतलब A के सामने क्या लिखा है 3, यानी कि A की वैल्यू कितनी है सर 3 है। B के सामने क्या लिखा है 5, यानी कि B की वैल्यू कितनी है सर 5 है। फिर बचा कौन सा C,
मैंने कहा इनका सम कितना था 13, उसमें से 5 और 3 कितना हो गया 8, तो बचा कितना 5, यानी कि सी भी कितना हो गया 5 हो गया। अब आपको एबीसी का रेशियो चाहिए था, तो एबीसी का रेशियो कितना आएगा 3:5:5। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको बस ये देखना है कि अगर यहां पर जो टोटल है वो सेम है तो जो जिसके सामने लिखा है वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बट सर अगर टोटल सेम ना हो तो? मैंने कहा अगर टोटल सेम ना हो तो टोटल तो सेम होना चाहिए, तो क्या करोगे? सेम बनाओ। कैसे बनाएंगे सर? कैसे बनाएंगे सर सेम? देखो देखो देखो, यहां पर समझो, यहां पर समझो। मैंने कहा यहां पर लिखा है a:b+c 1:3, c:a+b 5:7। अब आपको चाहिए b:a+c, चाहिए ना? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा कि भैया ये लिखा हुआ है a/b+c और ये दिया है मुझे 1/3, फिर ये लिखा हुआ है c/a+b और ये दिया है मेरे को 5/7। मैंने देखा यहां पर जो टोटल है वो कितना है 12, यहां पर जो टोटल है वो कितना है 4, तो 4 और 12 तो सेम नहीं है सर, तो 4 को 12 बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कैसे? 4 × 3 करके 12 बना सकते हैं। तो मैंने यहां पर ऊपर नीचे क्या कर दिया, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 3/9। ये क्या बन गया आपका 3/9। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां भी a+b+c का सम है, यहां भी a+b+c का सम है, यहां भी टोटल 12 है, यहां भी टोटल 12 है, तो अब जिसके सामने जो लिखा है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगी, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो a की वैल्यू कितनी हो गई सर 3 हो गई। c की वैल्यू कितनी हो गई सर 5, तो c की वैल्यू कितनी हो गई सर 5 हो गई। इनका सम कितना हो रहा है सर 12, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 में क्या जोड़ें 4 जोड़ें तो 12 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो एबीसी का रेशियो कितना आ गया सर 3, 4 और 5। क्या ये मांगा है? ना बाबा ना, मांगा क्या है b, यानी कि 4:a+c, a+c कितना हो जाएगा 8, तो यहां पर रेशियो कितना आएगा 1:2, रेशियो कितना आएगा 1:2, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी टाइप के कुछ सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, या तो इन सबका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन आपको वहां पर दिखने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर कुछ इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। कैसे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स, ध्यान से देखते हैं कि x एंड y टुगेदर हैव ₹2235। x और y के पास में कुल मिलाकर जो धनराशि है वो 2235 है। इफ 11/12 ऑफ x अमाउंट इज इक्वल टू 6/7 ऑफ y अमाउंट, अगर x का जो भी अमाउंट है उसका 11/12 कर दें और y के पास जो अमाउंट है उसका अगर 6/7 कर दें, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ x के पास कितनी धनराशि है ना, 2235 में से x के पास कितनी धनराशि है। x और y के पास जो भी है उसका टोटल 2235 है, ये बताया। मैंने कहा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, ध्यान से देखो। मेरे को ये चीज पता है कि x + y जो है वो आपका 2235 है। ठीक है सर, अब एक और चीज दी गई है कि x का अगर मैं 11/12 कर दूं, 11/12 कर दूं और इसका 6/7 कर दूं, तो ये आपस में बराबर आ जाएगा। ये आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर x/y निकालने की कोशिश करूं, x/y निकालने की कोशिश करूं, तो कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं? तो मैं यहां पर लिखूंगा 12 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सर 72, और 11 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सर 77। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब यहां पर एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, बट हम अभी यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम ये कर सकते हैं कि हम x को मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे, x को मान लेंगे कि वो 72k है, और y को मान लेंगे कि वो 77k है। तो अगर मेरे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है तो मैं यहां पर पुट कर दूंगा। तो मैं यहां पर जब पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या है 72k प्लस 77k इज इक्वल टू कितना 2235। तो यहां पर कितना हो रहा है 149k इज इक्वल टू 2235। तो यहां से मैं k किलो निकाल सकता हूं 2235 अपॉन 149, जो कि मुझे क्या देगा 15 देगा, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अगर k की वैल्यू 15 है तो मुझे पूछा क्या x की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू पूछा, यानी कि 72 × 15। तो 72 × 15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1080, यानी कि मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, सही जवाब है। मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, सही जवाब है। अब यहां पर हम एक शॉर्टकट क्या इस्तेमाल कर सकते थे वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब आगे चलकर आपको यही सब करना है। यहां पर आपको जैसे ये रेशियो मिल रहा था ना, जैसे आपको ये रेशियो मिल रहा था, तो आपको बस ये सोचना था कि इन दोनों का जो सम है वो कितना है। तो आप बोलते हैं इन दोनों का सम जो है वो 149 है, और 149 की जो वैल्यू है वो 2235 है।
है ना, क्योंकि दोनों का सम 2235 है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती, 15 आ जाती। आपको x की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि 72 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, तो 72 इंटू 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 1080। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे, ये वाला पार्ट आपका टाइम जो यहां पर जा रहा है वो बच जाता। तो आपको इसी तरह से करना है। जैसे मान लो आपके पास में कभी x अपॉन वाई का रेशियो 3:4 आ गया, ठीक है ना, और आपको मालूम है कि x प्लस वाई जो है, ठीक है, वो 14 है। तो आपको ये देखना है कि यार 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, और 7 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 14 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यानी कि 3 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, 4 की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो इस तरह से आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, विषय चैप्टर ये, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा आगे चलकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में बैठ जाए कि व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 16, यानी कि ये क्या है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, आपसे बी मांग रहा है, आपसे बी मांग रहा है। आपको पता था कि जो बी होता है वो अंडर रूट ऑफ ए सी होता है, आज ही बताया मैंने, हाँ सर। तो मेरे पास ए कितना है सर, 9, ये कितना है सर 16, तो ये कितना हो जाएगा सर 144, ये कितना आ जाएगा सर 12, यानी कि जो बी है वो मेरा क्या है 12 है, यानी कि मेरा जो आंसर है वो कितना है, फर्स्ट ऑप्शन है। मेरा जो आंसर है वो कितना है, फर्स्ट ऑप्शन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज्यादा टाइम अपन नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, सेकंड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, सेकंड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 12, 3, 4। अब यहां पर अगर वो सेकंड पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या दिया है, इसका मतलब ये आपको फर्स्ट दिया है, ये आपको थर्ड दिया है, और ये आपको फोर्थ दिया है। आपसे बी जो है वो पूछ रहा है, सेकंड प्रोपोर्शन आपसे पूछ रहा है। तो सेकंड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, मैंने बोलूंगा कि 12 अपॉन बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, ठीक है ना, 3 अपॉन 4। फिर अगर हम 3 से इसको कैंसिल कर दें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 16। तो सेकंड प्रोपोर्शन जो है वो कितना है, 16 है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इसमें भी अपन ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर अगर बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, इसका मतलब ये ए है, ये बी है, और आपसे सी मांगा जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 12 अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन सी। तो सी की जो वैल्यू है वो 16 इंटू 16 अपॉन 12 आ जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, मैंने कहा 4 से इसको कैंसिल करेंगे 3 बार, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 4 बार, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 3। तो सी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 64 अपॉन 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको फिर मतलब समझ में आ जाए कि हाँ सर वो आपने जो बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड पर वो आ गया सर समझ में। अब इसमें जो अच्छे सवाल आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं, वो हम इस सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल मांग रहा है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और फोर्थ आपसे मांग रहा है, यानी कि 6/10 और 21/d जो होगा ये आपस में बराबर होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, मैंने कहा यहाँ पर d जो होगा वो कितना होगा, 21 इंटू 10 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 3 से जाएगा ये 2 बार, 3 से ये जाएगा 7 बार, 2 से ये जाएगा 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा सर, 35 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 35 आएगा, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो आपका क्या है, 35 है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपके पास 4 नंबर्स हैं, अब आप इसमें क्या जोड़ दो जिससे कि आपस में प्रोपोर्शन में हो जाए, यानी कि जो 63 है, 71 है, 80 और 90 है, ये 4 नंबर अभी आपस में प्रोपोर्शन में नहीं है, इसमें कुछ जोड़ देंगे तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो इसको करने का जो पहला तरीका है, ठीक है, वो क्या है कि आपने मान लिया कि जो आप नंबर ऐड करना चाहते हो वो x है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 63 प्लस x, ये बन जाएगा आपका 71 प्लस x, फिर ये बन जाएगा आपका 80 प्लस x, और ये बन जाएगा आपका 90 प्लस x। तो ये जो 4 नंबर थे इसमें अगर मैं x x x x जोड़ दूंगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, ये ऐसा कह रहा है। अब हमें x निकालना है, तो हमारे पास तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कहा यार आप ऐसा कर दो कि यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो और x निकाल लो, है ना, ये एक तरीका है। तो क्या हमें इस मेथड से करना चाहिए, नहीं सर। क्यों नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि इसमें हमारा टाइम थोड़ा सा जाएगा,
है ना, इसमें हमारा टाइम थोड़ा सा जाएगा। ठीक है सर, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करा दो। आप क्या करा दो, ऑप्शन को सेटिस्फाई करा दो। अगर आप इसमें ऑप्शन को सेटिस्फाई करोगे तो आप कैसे करोगे, मैंने कहा देखो 6 रखेंगे तो 69 और 77, 69 और 77 कैंसिल नहीं हो रहा आपस में, तो ये फिर इसके बराबर कैसे आएगा। ठीक है, 5 रखेंगे तो 68 और 76, है ना, 68 और 76। ठीक है सर, यहां पर कितना हो रहा है, ये यहां पर हो रहा है ये आपका 85 और ये हो रहा है आपका 95। क्या ये आपस में बराबर हो रहा है, क्या ये आपस में बराबर हो रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहीं से भी आपको लग रहा है कि आपस में बराबर हो रहा है। ठीक है, आपको फीलिंग आ रही है कि आपस में बराबर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है क्या, है ना। कितना जोड़ा अपन ने, यहां पर अपन ने 5 जोड़ा, है ना, तो 5 जोड़ेंगे तो 68/76 और 5 जोड़ेंगे तो 85/95। क्या ये आपस में बराबर हो रहा है, मुझे तो लग रहा है शायद आपस में बराबर हो रहा है, आपको लग रहा है क्या, आपको लग रहा है क्या, हो रहा है ना। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये वाला मेथड है, एक तरीका आपका ऑप्शन वाला मेथड है। अब ऑप्शन में भी क्या है कि आपको हर एक चीज को रखकर सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो उसमें भी हल्का फुल्का टाइम तो जाएगा। अब इसमें एक और तरीका बता रहा हूं जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे चलकर उन सवालों में जहां पर आपको ये चीज निकालनी तो पड़ेगी बट ये चीज पूछेगा नहीं, तो वहां पर आप ना तो ऑप्शन देख पाओगे कि ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो, है ना, और वहां पर अगर इस मेथड से जाओगे तो फिर वो सवाल का सोल्यूशन और लंबा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कुछ और मांग रहा है बट वहां पर हमें ये चीज निकालनी पड़ती है। क्या मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से देखो, आपको अगर ये सवाल करना है तो यहां पर चाहे वो ऐड कर रहा हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट कर रहा हो, है ना, कि भैया ये 4 नंबर इसमें कुछ ऐड कर देंगे तो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे या माइनस कर देंगे तो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, दोनों के लिए आपको एक ही प्रोसेस करना है। ठीक है, क्या है वो प्रोसेस, ध्यान से देखो। मैंने कहा यार यहां पर नंबर लिखा हुआ है 63, यहां पर लिखा हुआ है 71, यहां पर लिखा हुआ है 80 और यहां पर लिखा हुआ है 90, ये 4 नंबर है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये जो सेकंड नंबर पे नंबर लिखा है और फोर्थ नंबर पे जो नंबर लिखा है उसको अपने को हटाना है बाद में। पहले क्या करना है, पहले इसका डिफरेंस निकाला, कितना आ गया 8, फिर इसका डिफरेंस निकाला, कितना आ गया 10, फिर इसका डिफरेंस निकाला, कितना आ गया 2, पहले 2 का डिफरेंस, आखिरी 2 का डिफरेंस जो आया, फिर उसका डिफरेंस, ये आ चुका। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया 630, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो गया 640, जिस पे रेड लगा है उसको नहीं छूना, तो जो बच गया उसको क्रॉस करो, तो 63 इंटू 10 किया, कितना आ गया 630, ये कितना हो गया 640, 640 630 का डिफरेंस कितना हो गया 10, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर 2 किलो 10 है तो 1 किलो कितनी आएगी सर 5। अब ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है यही मेरा क्या है x है, यही मेरा क्या है x है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है 5 है, इस सवाल का सही जवाब कितना है 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, क्या किया, चारों नंबर लिख लिए, पहले 2 का डिफरेंस, आखिरी 2 का डिफरेंस, फिर डिफरेंस का डिफरेंस लिख दिया। उसके बाद यहां पर सेकंड नंबर हटा दो, फोर्थ नंबर हटा दो, इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, जो आए उसका डिफरेंस निकाल दो, उसको इसके बराबर कर दो और यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट जो है वही आपका x है, वही आपका क्या है x है। सर ये आपने एडिशन वाला सवाल किया था, इसमें सब्ट्रैक्शन हो तो भी करेंगे ऐसे ही, हाँ सर ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल मां कसम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, मान गए आपको, मान गए आपको, विश्वास कर लिए सर आप पे। इस पे देखते हैं यहां पर क्या कर रहे हैं सर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपसे क्या बोला है, टू मेक प्रोपोर्शनेट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, 32, 40 एंड 67। तो इनको प्रोपोर्शन में लाने के लिए इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैंने कहा कि यार आपके पास जो नंबर है वो 20 है माइनस एक्स, फिर 32 माइनस एक्स, फिर 40 माइनस एक्स, फिर 67 माइनस एक्स, और ऐसा करने के बाद ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो पहला तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, सॉल्व करो। दूसरा मेथड क्या है, ऑप्शन वाला, है ना, यही है। तीसरा मेथड हमारा वाला मेथड है, क्या है मेथड सर वो, हमने लिखा सर 20, यहां लिखा 32, यहां लिखा 40, यहां लिखा 67। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हटाना है, इसको हटाना है। ठीक है, तो यहां से इसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर आपका, यहां पर इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 12। ठीक है, यहां पर इसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर 27। ठीक है सर, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर 15। ठीक है सर, अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा सर 540, 540, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 480। तो 540 और 480 का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, जो कि कितना आएगा सर 60 आएगा। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यही 1 यूनिट की वैल्यू जो है ये आपका x है, जो कि आपको यहां पर क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। यानी कि हमारा जो इस सवाल का सही जवाब होगा वो कितना होगा, 4 होगा। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, 4 होगा।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलिए, तो ये भी एक सवाल हो गया। अब जो मैं आपको बोला था एक यूनिक सवाल जो आएगा जिसमें आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी एक्स की, बट वहां पर एक्स पूछेगा नहीं, आपसे कुछ और पूछेगा, तो वहां पर वो जो ऑप्शन वाला मेथड वो फेल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो कुछ और दिया है, पूछा कुछ और है तो दिया भी कुछ और होगा, है ना। बट आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको एक्स को निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो आप कैसे निकालोगे? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करोगे तो बहुत मेहनत हो जाएगी, और ऑप्शन से वो मैच होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तो कुछ और दिया है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं सर, ध्यान से देखो। आपसे बोल रहा है कि व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ द 2, 3, 30 एंड 35 देन द नंबर ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। यानी कि इन 4 नंबर में जब मैं x को ऐड कर दूंगा तो जो नंबर मुझे मिलेंगे वो आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x+7 एंड x-2। तो आपको x+7 और x-2 का मीन प्रोपोर्शन बताना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये a है और ये c है तो आपको b बताना है, और b बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? a इंटू सी का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब a और c निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? x चाहिए। x क्या है जो इसमें ऐड करेंगे? तो अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से, मैंने लिखा यहां पर नंबर कितना है? 2, 3, 30 और 35। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको यहां पर मार्क कर दिया, इसको अपन ने मार्क कर दिया। इसका डिफरेंस निकाला 1, इसका डिफरेंस निकाला 5, इसका डिफरेंस निकाला 4। ठीक है सर, अब यहां पर ये कितना हो जाएगा सर? 10, ये कितना हो जाएगा सर? 30। 30 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया सर? 20। ठीक है सर, तो 1 किलो कितनी आ गई सर? 5। तो 1 किलो कितनी आ गई? 5। तो यही हमारा क्या है? x है। अगर ये x है तो x+7 कितना हो जाएगा? x+7 हो जाएगा 5, 7, 12, तो ये आ जाएगा अपना 12। और x-2 कितना होगा? 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 3। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए? 12 इंटू 3 का स्क्वायर रूट यानी कि 36 का रूट यानी कि 6। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 6 होगा। आपका जो आंसर होगा क्या होगा? 6 होगा। तो आपको आंसर ऑप्शन में कुछ और चीजें दी गई हैं, क्योंकि आपसे ये चीज मांगी गई है, यहाँ x नहीं मांगा गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन से अपन कर रहे थे ना कि आप बोल सकते हैं यार ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो, वो यहाँ आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको x तो दिया नहीं है और x निकालना जरूरी, बिना x के सवाल होगा नहीं। ठीक है ना? ठीक है, x का नाम लिया मैंने, आपको दुख हुआ होगा। ठीक है, याद तो आ ही जाती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ये सवाल समझ में आ गया। ठीक है, तो ये भी एक वैरायटी है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, एक चीज होती है आपकी कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है? डिविडेंडो क्या होता है सर? ये बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। ठीक है, बट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अपन डायरेक्टली लगाएंगे, एक स्टेप में लगाएंगे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है कि आपके पास में 2 रेशियोज दिए गए हैं, है ना। आपके पास में 2 रेशियोज दिए गए हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसमें क्या करते हो? एक बार इसमें आप 1 ऐड करते हो, तो 1 आप दोनों तरफ ऐड करोगे तो ये आपस में बराबर है। भाई क्या बोला मैंने? फिर से बताइए सर, फिर से बताइए, फिर से बताइए। चमका नहीं हमको, चमका नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला मेरे पास में 2 रेशियो हैं, 2 रेशियो हैं जो आपस में प्रोपोर्शन है, आपस में बराबर है। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो इसमें भी 1 ऐड कर सकता हूं। मैं जो भी ऐड करूंगा दोनों तरफ सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां ऐड किया तो वहां भी ऐड करूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? a+b अपॉन b, ये हो जाएगा c+d अपॉन d। तो ये आपस में बराबर होगा। हाँ सर, ये क्या कर दिया सर आपने? कॉम्पोनेंडो लगा दिया। क्या लगा दिया? कॉम्पोनेंडो लगा दिया। अगर मैं यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को फिर से लिख दूँ, इन्हीं चीज़ों को फिर से लिख दूँ। ठीक है, अच्छा सर, अब ये आपस में बराबर है। हाँ सर, आपस में बराबर है। अगर मैं इन दोनों में से 1, 1 माइनस कर दूँ, 1, 1 माइनस कर दूँ, ठीक है, 1, 1 माइनस कर दूँ, अब ये क्या दिखाई देगा? ये अब आपको दिखाई देगा a-b अपॉन b, और ये दिखाई देगा c-d अपॉन d। ये आपने क्या कर दिया? आपने अब ये डिविडेंडो लगा दिया। ठीक है, अब आप इनका रेशियो ले लो। जब आप इनका रेशियो लोगे, अब अगर आप इसका और इसका रेशियो लोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा a+b अपॉन a-b, और यहां मिलेगा c+d अपॉन c-d। क्यों सर? क्योंकि b कैंसिल, d कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि अगर आपके पास में a अपॉन b और c अपॉन d है और उस पर आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? a+b अपॉन a-b, c+d अपॉन c-d बन जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम डायरेक्टली करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने बोला कि कभी भी मान लो आपको x+y अपॉन x-y 4/3 दिख रहा है, आपको 4/3 दिख रहा है। ठीक है ना?
और आपको x अपॉन वाई की आवश्यकता है, आपको x अपॉन वाई की आवश्यकता, क्या कैसे भी x अपॉन वाई आ जाए, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर आपके पास में a अपॉन बी है और आप इस पे अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हो, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर आप लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है मालूम है, एक बार ऊपर वाले और नीचे वाले को ऐड करके ऊपर लिख दो, और एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाकर नीचे लिख दो। अब ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आपने अप्लाई कर दिया, और ये चीज आपको कहां करनी पड़ेगी, दोनों तरफ करनी पड़ेगी, दोनों तरफ करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि अगर ये a अपॉन बी है और ये c अपॉन डी है और ये आपस में बराबर है, इस पे अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो इस पे लगाऊंगा तो क्या होगा, ऊपर और नीचे को जोड़ो ऊपर लिखो, ऊपर और नीचे को घटाओ नीचे लिखो। वही चीज यहां भी कर दो, ऐड करा सबट्रैक्ट किया, तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये आपने क्या कर दिया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। अब हम इसमें थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, अब यहां पर हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने का मतलब क्या है सर, है ना, वाइस वर्सा करते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर आपके पास में a प्लस बी और a माइनस बी है और इस पे अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं एक बार ऊपर वाले और नीचे वाले को ऐड करूंगा, ऊपर वाले और नीचे वाले को ऐड करूंगा तो b तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना 2a, और एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाऊंगा तो उस केस में a घट जाएगा, b ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2b, और यहां से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना, a अपॉन बी। तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर a अपॉन बी में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा तो वो बनेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी में लगाऊंगा तो वो बन जाएगा a अपॉन बी। अच्छा, इस पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा, इस पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब मुझे अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या यूज करने वाला हूं कि अगर मुझे मालूम है कि इस पे अगर मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो ये x अपॉन वाई बन जाएगा, इस पे अगर मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो ये x अपॉन वाई बन जाएगा। तो कैसे बना, पहले 4 प्लस 3 किया 7, और फिर 4 में से 3 कम किया 1, तो x अपॉन वाई का रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये चीज मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्टली कर लो, ये चीज जो है ये आप क्या कर लो, डायरेक्टली कर लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी, उसको अप्लाई मत करो बार बार, आप इसको डायरेक्टली कर लो कि अगर इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या x अपॉन वाई आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई, और ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई, और ये 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 7 में से 1 गया तो कितना होगा 6, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 4/3। तो ये तो वही दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, सही है भैया, सही है सही है। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो समझ में आ गया आपको, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवालों पे आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास सवाल है कि इफ x इज टू वाई, आपके पास 2:1 है, आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड करो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि मेरे पास x अपॉन वाई कितना है सर, 2:1 है। अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यानी कि 4/1। अब मैं क्या करता हूं, इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाता हूं, तो इसमें ऊपर वाले और नीचे वाले को ऐड करो, एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, ये चीज यहां भी करो, 4 + 1 और 4 - 1, तो ये कितना आ जाएगा सर 5/3। बट क्या हमें ये चाहिए, नहीं, हमें तो इसका उल्टा चाहिए, इसको पलट दो, इसको पलटेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा 3/5, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमारा आंसर कितना है भैया 3/5 है। पक्का समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, हाँ या ना। ठीक है, चलिए तो इसको यहां से हटाते हैं, ये क्लियर हो गया भैया। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रेशियो, और हमने क्या निकाला है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, हमें ऊपर माइनस चाहिए नीचे प्लस चाहिए, तो हमने इसको पलट दिया, तो हम इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 3/5 बन जाएगा। क्लियर है भैया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, इसको ट्राई करने की कोशिश करो, ट्राई करने की कोशिश करो भाई। ठीक है, आसान है। अब आपके पास में क्या दिया है, आपके पास में दिया है a³ प्लस b³ अपॉन a³ माइनस b³ इज इक्वल टू 133 अपॉन 117, ये आपको दिया है। आपको क्या चाहिए, a/b चाहिए, a/b चाहिए, a का क्यूब है और a/b चाहिए, यानी कि क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो भी बनेगा वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, तभी तो उसका क्यूब रूट ले पाओगे। हाँ सर समझ में आ गया। तो अगर मैं इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं तो मुझे मालूम है कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a³ अपॉन b³। और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने का मतलब क्या होता है कि एक बार इन दोनों को जोड़ो, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा 250, और जब इनको घटाओगे तो क्या बनेगा 16। ठीक है सर, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं 2 से तो ये बनेगा 125 और ये बनेगा 8।
ठीक है सर, 125 और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 5/2 का क्यूब, है ना, 5/2 का क्यूब। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका a/b का होल क्यूब। ठीक है सर, तो यहां से a/b का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी, है ना, 5/2 आ जाएगी। यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही जवाब है, हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहां पर सही जवाब होएगा। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत है? अभी अपन आगे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, ठीक है, तो समझते हो चलो, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, एक एक लेवल ऊपर कर रहा हूं, तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपको आगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल करते हैं। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है कि इफ p इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x, p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y, इनका सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो पहले तो मैंने सवाल लिख दिया कि भैया ये लिखा हुआ है आपके पास में 4xy अपॉन x प्लस वाई। आपको जो चाहिए वो मैं यहां लिख देता हूं, आपको चाहिए p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x, फिर p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y, ये आपको चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने ये बोला कि यार मुझे p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x चाहिए, तो ये तो वही दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे ही दिख रहा है मुझे। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर नीचे 2x चाहिए होगा। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे 2x ले आऊँ तो ऊपर कितना बचेगा, 2y, ये बचेगा x प्लस वाई। अब इस पर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड डायरेक्टली लगाते हैं, तो ये बन जाएगा p प्लस 2x, ये बन जाएगा p माइनस 2x। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया डायरेक्टली, मतलब ऊपर और नीचे को ऐड करो, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3y। ऊपर और नीचे को घटा दो तो ये बन जाएगा आपका y माइनस एक्स। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आपने को p प्लस 2y और p माइनस 2y चाहिए, तो यहां पर 2y नीचे लेके आओ, तो यहां पर क्या लिख देंगे, p अपॉन 2y, ये कितना हो जाएगा सर, 2x अपॉन x प्लस वाई। अब यहां पर क्या लिख देंगे, p प्लस 2y, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा रहे हैं एक स्टेप में, तो ये हो जाएगा। अब एक बार ऊपर और नीचे को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3x प्लस वाई, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस वाई। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया। आपको इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड ही तो करना है, ठीक है ना, ऐड ही तो करना है। तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं कि सर इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है ये अपने पास है, तो मैंने इसको लिख दिया। अच्छा, नीचे क्या है इसका, y माइनस एक्स है, यहां पर x माइनस वाई, तो दोनों का बेस तो सेम बना दें। मैंने कहा x माइनस वाई ठीक लग रहा है, तो मैंने इसको x माइनस वाई बनाया, तो माइनस साइन आ जाएगा, वो माइनस साइन मैंने ऊपर दे दिया, तो ऊपर दे दिया तो ऊपर क्या दिखाई देगा, माइनस एक्स माइनस 3y, और नीचे कितना हो जाएगा आपका x माइनस वाई, प्लस यहां पर कितना है x माइनस वाई, ऊपर कितना है आपके पास में 3x प्लस वाई। अब दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो ये हो गया x माइनस वाई, ठीक है। और ऊपर ऊपर आप अलजेब्रिक सम कर दो, तो x माइनस माइनस का x माइनस का 3y प्लस का 3x प्लस का y। तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलने वाला है, मैंने कहा 3x और x का डिफरेंस 2x हो गया, माइनस 3y और प्लस y का डिफरेंस माइनस का 2y हो गया। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई हो जाएगा, और ये कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 2। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है सर, 2 है। तो आपने देखा कि प्योर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का यहां पर एप्लीकेशन, अगर आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो डायरेक्टली नहीं लगाओगे तो इस सवाल का सोल्यूशन और लेंदी हो जाएगा। तो यहां पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपको शॉर्टकट में लगाना आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई परेशानी तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपन ने जो वो क्या बोलते हैं, वेरिएशन वाले सवाल, वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, उसको अपन यहां पर अप्लाई करेंगे। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू 2, ठीक है। व्हेन a इज इक्वल टू 8/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो आपसे बोल रहा है कि a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ b के, एक चीज आपको दे दी उसने। अब बोल रहा है कि अगर a की वैल्यू 3 है, कब, जब b की वैल्यू 2 है, या a की वैल्यू 3 है तो फिर b की वैल्यू कितनी है, 2 है, ऐसा उसने बोल दिया। अब आपसे बोल रहा है कि बताओ a की वैल्यू जब 8/9 होगी तो b की वैल्यू क्या होगी। यानी कि यहां पर आपको इससे एक रिलेशन मिल जाएगा, उस रिलेशन का इस्तेमाल करके a पुट करोगे तो b निकल जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर,
क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या करेंगे सर, यहां पर लिखेंगे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के, मगर बी का क्या, क्यूब ऑफ बी, तो यहां पर क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, यहां पर क्या कर देंगे भैया, क्यूब कर देंगे। अब यहां पर इसको हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका k अपॉन बी क्यूब, क्या बन जाएगा ये, k अपॉन बी क्यूब। ठीक है सर, बन गया सर। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या है सर कि a की वैल्यू 3 है जब b की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहां पर ये 8 बन गया, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि आपके पास में k की वैल्यू आ गई कितनी, 24। अगर आपके पास में k की वैल्यू 24 आ गई तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, a इज इक्वल टू 24 अपॉन बी क्यूब। अब आप यहां पर बोल रहे हो कि a की वैल्यू अगर 8/9 होगी तो b की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने 8/9 लिखी और यहां पर लिखा 24 और यहां लिखा बी क्यूब। अब मुझे मालूम है यहां पर मालूम है कि 8 से ये जाएगा कितनी बार, 3 बार, बी क्यूब इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27। 27 क्या होता है सर, 3 का क्यूब होता है। यानी कि साफ साफ मुझे दिख रहा है कि जो बी की वैल्यू है वो कितनी है सर, 3 है। बी की वैल्यू कितनी है सर, 3 है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, ईजी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का। चलो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपन कुछ नए सवाल करेंगे। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, है ना। तो जो गोल्ड है उसका जो प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ए पर्सन ब्रोकन गोल्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड गेट लॉस ऑफ ₹4620, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ गोल्ड। तो यहां पर हो क्या रहा है, कहानी पहले समझ लेते हैं कि भैया आपका जो भी प्राइस है ना, आपका जो भी प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गोल्ड के वेट के स्क्वायर के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितना वजन होगा उसका स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आएगी उतना आपको प्राइस मिलेगा, उतनी उसकी कीमत मिलेगी। ठीक है, इस तरह से इनके बीच में एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है सर, अब इसको अगर हम एक बहुत ही साधारण तरीके से करें तो कैसे करेंगे, और इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने बोला प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। तो अगर मैं यहां पर ये साइन हटाना चाहूं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दूंगा के, और ये हो जाएगा W²। अब आप जो गोल्ड है ना उसको तोड़ रहे हो 3, 2 और 1 में। अगर आप इसको नहीं तोड़ो, अगर आप इसको नहीं तोड़ो, मान लो आपने तोड़ा तो आपने 3x बेचा होगा, फिर आपने 2x बेचा होगा, फिर आपने x बेचा होगा, ऐसे ही बेचा होगा। ठीक है सर, अगर आप नहीं तोड़ोगे तो ये टोटल कितना वेट हो जाएगा, ये टोटल वेट हो जाएगा 6x। तो अगर एक्चुअल में आप इसको बिना तोड़े बेचते तो आपको कितना पैसा मिलता, तो आप बोलते सर k और वेट कितना आ रहा है 6x, तो उसका स्क्वायर कर दिया तो यहां पर कितना आ जाएगा 36kx²। ठीक है सर, तो इतना आपको एक्चुअली मिलता। अब मिल कितना रहा है, आपने जब इसको बेचा तो आपको इस केस में कितना मिला होगा, आपको इस केस में मिला होगा 3x²। सेकेंड केस में आपको कितना मिला होगा, सेकेंड केस में आपको मिला होगा k इंटू 2x²। थर्ड केस में आपको कितना मिला होगा, थर्ड केस में आपको मिला होगा k इंटू x²। तो सर इस केस में आपको कितना मिला, इस केस में मिला आपको 9kx², इस केस में कितना मिला आपको 4kx², और यहां पर कितना मिला आपको kx²। तो यहां पर इन तीनों केसेस में टोटल मिलाकर जब आपने इसको तोड़ तोड़ कर बेचा है ना, इतने इतने में इस रेशियो में बांट बांट कर बेचा तो आपको कितना मिला, 9 + 4 13 + 1 कितना हो गया 14। तो ये हो गया 14kx²। अगर आप बिना उसको डिवाइड किए बेचते तो आपको इतना मिलता, डिवाइड करके बेच रहे हो तो आपको इतना मिल रहा है। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, तो इसका जो डिफरेंस है सर वो 22 है। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 22 है। और इस डिफरेंस की जो वैल्यू है वो आपका लॉस के बराबर है, जो कि कितना है 4620। ठीक है ना, 4620। ठीक है सर, तो यहां से हम kx² की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। तो वो कितनी आ जाएगी सर, 210 आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, 210 आ जाएगी। तो kx² के लिए 210 आ गई। आपको एक्चुअल कॉस्ट बतानी थी, आपको बतानी थी एक्चुअल कॉस्ट जब आप इसको बिना ब्रेक करके बेचते। तो ये कितना हो जाएगा सर 36 इंटू kx²। kx² की वैल्यू कितनी है आपकी 210। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 200 करेंगे तो ये आ जाएगा 7200, और 36 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 360, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 7560।
तो ये आपका एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो 7560 यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको सर इतना लेंदी तरीके से करने की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। कैसे करेंगे हम? ध्यान से देखो, कैसे करेंगे हम? ध्यान से देखो। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, ये आपको जो नाजुक दिल के बच्चे हैं जिनको बिल्कुल स्कूल में है अभी भी और आपको अभी भी लगता है कि स्कूल में जो मेथड बताते हैं वैसे बताओ, उनके लिए बता दिया। बट पेपर में आपको अगर इसी सवाल को करना हो तो कैसे करोगे आप? ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो। अब आप बोलोगे सर आपने 3, 2, 1 में बांट कर बेचा, नहीं बेचते तो इसका टोटल कितना है सर? 6, और आपको जो प्राइस मिलेगा वो इसके स्क्वायर के बराबर मिलेगा, यानी कि कितना मिलेगा सर? 36। अगर आप तोड़ तोड़ कर बेच रहे हो तो पहले केस में आपको मिलेगा 9, दूसरे केस में मिलेगा 4, तीसरे केस में मिलेगा 1, तो 9, 4, 13 और 1 कितना हो गया सर? 14। तो अगर बिना बांटे बेचते, इस रेशो में बिना बांटे बेचते तो इतना मिलता, और बांट कर बेच रहे हो तो इतना मिल रहा है। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर? इसका डिफरेंस जो है वो 22 है, और 22 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर? वो है आपकी 4620। तो यहां पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 210 टाइम्स, है ना? 210 टाइम्स। तो आपको तो एक्चुअल कॉस्ट निकालनी थी, तो इसमें 210 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 7560। तो आप यहां पर इसको फटाक से निकाल सकते थे, बिल्कुल फटाक से इसका आंसर निकाल सकते थे इस तरीके से। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, समझे? नहीं समझे? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, समझ गए ना? ठीक है, मतलब अगर इसका आप टोटल कर लोगे तो जो वेट आएगा उसका स्क्वायर करने पे जो प्राइस मिलेगी वो ये मिलेगी। अगर आप इसको बेचने जाओगे तो ये मिलेगा, इसको बेचने जाओगे तो ये मिलेगा, इसको बेचने जाओगे तो ये मिलेगा। तो इस केस में आपको इतना मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही लॉस है आपका, लॉस की वैल्यू आपको दी गई है। तो 22 की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम 1 यूनिट के लिए निकाल लेंगे, 1 यूनिट की पता चल गई तो हम उसको 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है ना। क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ ए रेलवे इंजन इज 42 किलोमीटर पर आवर व्हेन नो कंपार्टमेंट इज अटैच्ड एंड द रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट अटैच्ड। If the speed of the train carried by this engine is 24 km per hour when 9 compartments are attached, what is the maximum number of compartments that can be carried by engine? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रेन होता है उसमें एक इंजन लगा होता है, वो इंजन आपकी इस पूरे ट्रेन को खींचता है। ट्रेन बेसिकली क्या होता है? इंजन प्लस कंपार्टमेंट। इंजन अलग चीज है, कंपार्टमेंट अलग चीज है, दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? ट्रेन बन जाएगा। ठीक है, ट्रेन बन जाएगा। इंजन का काम क्या है? सारे कंपार्टमेंट को खींचना। ठीक है, तो जो भी एनर्जी है, जो भी पावर है वो किसके पास है? वो इंजन के पास है। ठीक है, बट क्या होता है कि भैया इंजन की अपनी कोई स्पीड होगी, है ना, कोई स्पीड होगी, बट जैसे जैसे आप उसमें कंपार्टमेंट अटैच करते जाओगे वैसे वैसे उसकी जो स्पीड होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। बट हम उसमें नंबर ऑफ कंपार्टमेंट उतनी लगाएंगे जिस पर वो ट्रेन चले। ऐसा नहीं कि हमने इतने कंपार्टमेंट लगा दिए कि अब इंजन उसको खींच नहीं पा रहा और ट्रेन चल नहीं रही, फिर तो उसका पर्पस ही खत्म हो गया। उसका पर्पस क्या है? एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाना। तो हम उसमें नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने लगा सकते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। वैसे ही कुछ यहां पर इस सवाल में है। तो यहां पर बोल क्या रहा है कि जो रेलवे इंजन है, इंजन की स्पीड कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर है, जब उसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं लगा। इसका मतलब ये सिर्फ इंजन की स्पीड है। अब यहां पर जो आपका स्पीड में रिडक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स के, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के जो रिडक्शन हो रहा है स्पीड में वो। अच्छा, आपसे बोल रहा है कि अगर 9 कंपार्टमेंट लगेंगे तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। आपसे बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितने कंपार्टमेंट लगाए जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने कंपार्टमेंट लगाए जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखो। मैंने बोला सर इंजन की जो स्पीड है, इंजन की जो स्पीड है वो है आपके पास में 42 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर जो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इन स्पीड जो हो रहा है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा था कि जो रिडक्शन इन स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। तो यहां पर n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। तो रिडक्शन इन स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के स्क्वायर रूट के बराबर। तो अगर ये साइन यहां से हटा दूंगा तो जो रिडक्शन इन स्पीड है वो क्या बन जाएगा? आपका k रूट n बन जाएगा, k रूट n बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया k टाइम्स ऑफ रूट n। ठीक है सर, ये हो गया।
अब यहां पर हम क्या करेंगे कि भैया ये इंजन की स्पीड है, रिडक्शन इन स्पीड मुझे पता चल चुका है। तो रिडक्शन इन स्पीड का मतलब क्या है कि इंजन की जो स्पीड होगी वो इस अमाउंट से रिड्यूस हो रही होगी, तब जाके एक नेट स्पीड आएगी जिस स्पीड से ट्रेन चल रही होगी। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे नेट स्पीड, यहां पर बोलेंगे नेट स्पीड। तो नेट स्पीड क्या होगी, इंजन की स्पीड में से हम इसको हटा देंगे। तो यहां पर क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहां पर क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो यहां पर जो मेरा नेट स्पीड आएगा, यहां पर जो मेरा नेट स्पीड आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास में 42 माइनस के रूट एन। ये मेरे पास में नेट स्पीड आ चुकी है। अब वो ये कह रहा है कि आपकी जो स्पीड होगी ट्रेन की, यानी कि जो नेट स्पीड होगी ट्रेन की, वो 24 किलोमीटर पर आवर होगी जब आप 9 कंपार्टमेंट लगा दोगे। इसका मतलब ये नेट स्पीड की वैल्यू कितनी हो गई सर, 24 हो गई। कब हो गई, जब यहां पर मैं 9 कंपार्टमेंट लगा दूंगा, यानी 42 माइनस के रूट एन की जगह मैं क्या कर दूं, 9 पुट कर दूं। ठीक है सर। अब यहां पर ये क्या बन जाएगा, 3K इधर आ जाएगा साइड में, और यहां पर ये आएगा तो ये बन जाएगा 18, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 6। के किलो कितनी आ जाएगी सर, 6। अगर के किलो 6 आ गई तो यहां से पता क्या चला, यहां से पता चला कि जो हमारी नेट स्पीड है, हमारी जो नेट स्पीड है वो एक्चुअली में कितनी है, वो एक्चुअली में 42 माइनस 6 रूट एन है, वो 42 माइनस 6 रूट एन है। ठीक है सर। तो नेट स्पीड आ चुकी है, हाँ सर आ चुकी है। अब हमें पता क्या लगाना है, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट मैक्सिमम हम कितने लगा सकते हैं जिससे कि ट्रेन चले अभी भी। तो अगर ट्रेन चलेगी तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होनी चाहिए ना, उसकी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती। यानी कि जो आपकी नेट स्पीड है, आपकी जो नेट स्पीड है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो बट पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यानी कि ये जो वैल्यू है यही तो नेट स्पीड है, यानी कि 42 माइनस 6 रूट एन, यानी कि 6 रूट एन, ये आपका ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, अब क्या करें, अब क्या करें, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 6 रूट एन, ये हो जाएगा लेस देन कितना, 42, यानी कि रूट एन जो होगा वो लेस देन कितना हो जाएगा, 7, यानी कि एन जो होगा वो लेस देन कितना हो जाएगा, 49। यानी कि जो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट हैं वो 49 से कम होने चाहिए, 49 से कम होने चाहिए। तो 48, 47, 46, 4, 3, 2, 10, 15 कुछ भी हो सकता है, मगर उसमें बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने लगा सकते हैं, यानी कि 49 से तो कम होगा। तो 49 से तो कम होगा, बट उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 48 हो सकती है। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने कंपार्टमेंट लगा सकते हो उस ट्रेन में जिससे कि वो ट्रेन अभी भी चले, वो है आपका 48। वो कितनी है, 48। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का, ठीक है, क्लियर भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये भी वैसे ही कुछ सवाल है बट इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज आया है ना, सेम टाइप के सवाल या सेम कैटेगरी के सवाल बोल सकते हैं। द रिडक्शन इन द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ बोगीज अटैच्ड टू इट। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर when there are 4 bogies and 55 km per hour when there are 5 bogies. What is the maximum number of bogies that can be attached to the train so that it can move? तो आपसे बोल रहा है कि जो ट्रेन की स्पीड में जो रिडक्शन हो रहा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बोगीज के स्क्वायर के। अभी किसके था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ बोगीज, अब यहां पर नंबर ऑफ बोगीज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर आया। दूसरा, यहां पर आपको स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है, यानी कि नेट स्पीड दी गई है 100 जब 4 बोगीज लगेंगी और 55 जब 5 बोगीज लगेंगी, यानी कि यहां पर आपको इंजन की स्पीड नहीं दी गई है। ठीक है, आपसे बोला है कितनी बोगीज इसमें हम मैक्सिमम लगा सकते हैं जिससे कि ट्रेन चले। सेम टाइप का सवाल है ना, थोड़े थोड़े डिफरेंस है यहां पर। क्या है देखो, मैंने बोला कि जो मेरा नेट स्पीड होगा, जो मेरा नेट स्पीड होगा, ठीक है, जो मेरा नेट स्पीड होगा, वो नेट स्पीड अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होगा सर, इंजन की स्पीड होगी माइनस जो भी आपका रिडक्शन हो रहा है, जो भी आपका स्पीड में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है सर। अब इंजन की स्पीड तो मुझे मालूम नहीं है, हाँ सर, और रिडक्शन इन स्पीड जो है वो क्या है सर, वो हमें दिया गया है कि रिडक्शन इन स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ बोगीज है। यानी कि ये साइन अगर मैं हटाऊंगा तो ये आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा के एन स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, के एन स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो हमें जो नेट स्पीड है ना, हमें जो नेट स्पीड है ना उसके बारे में जानकारी कि एक बार वो 100 है और एक बार वो 55 है। 100 है तो क्या करेंगे, ठीक है, 100 है तो क्या करेंगे,
100 है तो कब है, जब आपकी बोगीज कितनी लगी है, 4 लगी है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा k 4 का स्क्वायर, ठीक है 4 का स्क्वायर। और 55 है जब आपकी 5 बोगीज लगी है, तो यहां पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा SE माइनस 16k, और यहां पर क्या हो जाएगा SE माइनस 25k। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहां से आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा। और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस तो कैंसिल हो जाएगा, और -16 माइनस 25 यानी कि ये कितना हो जाएगा सर, 9k हो जाएगा। तो यहां से k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर k की वैल्यू 5 आ गई, k की वैल्यू 5 आ गई, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो ये कितना है सर, 100 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इंजन माइनस 16 इंटू के की वैल्यू 5, तो ये 80 हो गया, 80 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180। यानी कि स्पीड ऑफ इंजन जो है वो कितना है, 180 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ इंजन भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि जब हमारी जो नेट स्पीड है, हमारी जो नेट स्पीड है वो हमारे पास कितनी हो गई, वो हमारे पास होगी, इंजन की स्पीड लिखी अपन ने 180 माइनस रिडक्शन इन स्पीड जो है वो कितनी हो गई भैया, हमारे पास के की वैल्यू 5 आ गई है ना, के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, 5n स्क्वायर कर सकते हैं, 5n स्क्वायर है ना भाई। यहां पर SE कितना आ गया, 80 आ गया। और हम यहां पर बोल सकते हैं कि रिडक्शन इन स्पीड जो था वो kn स्क्वायर था, k की वैल्यू 5 थी, तो ये कितना हो जाएगा, 5n स्क्वायर। तो हमने यहां पर लिख दिया नेट स्पीड क्या होगी, SE माइनस SR। ठीक है सर। अब हमारी जो नेट स्पीड है, हमारी जो नेट स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 180 माइनस 5n स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 5n स्क्वायर जो है वो लेस देन 180 होना चाहिए। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जो n स्क्वायर है वो लेस देन कितना हो जाएगा आपका, 5 3 5 6, यानी n स्क्वायर जो है वो लेस देन कितना हो जाएगा, मतलब n जो हो जाएगा वो लेस देन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n जो होगा वो लेस देन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर n स्क्वायर लेस देन 36 है तो n कितना होगा, 6 से कम होगा, यानी कि नंबर ऑफ बोगीज 6 से कम होनी चाहिए। अब 6 से कम तो 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकती है, बट उसमें भी क्या पूछा है, आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ बोगीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ बोगीज। तो 6 से कम होना चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बोगीज जो होगी वो कितनी होगी सर, 5 होगी। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा 5 बोगीज लगा सकते हो, उससे ज्यादा बोगीज आप नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने लगा दी तो आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी या 0 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं, कुछ और शानदार जानदार सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं ना, तो उसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर बोल रहा था रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 263, 3 नंबर से उसका रेशियो 263 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 47916 है। आपसे बोल रहा है कि भैया फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स कौन से हैं, तीनों नंबर हैं कौन से। मैंने कहा नंबर, मैंने मान लिया कि वो नंबर जो है वो 2k 6k और 3k है ना, क्योंकि आपने रेशियो दिया है। ठीक है, और आपसे क्या बोला, उनका जो प्रोडक्ट है वो 4796 है, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे 2 3 6 6 6 36, तो ये हो जाएगा 36k क्यूब इज इक्वल टू ये कितना है 47916। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k क्यूब जो आएगा वो आएगा आपके पास में 1331। ठीक है, k क्यूब कितना आएगा 1331। तो k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा आपके पास 11, क्योंकि 1331 जो है वो 11 का क्यूब होता है। तो k किलो कितनी आ गई, 11 आ गई। अगर k किलो 11 आ गई तो ये कितना हो जाएगा सर 22, ये कितना हो जाएगा सर 33, और ये कितना हो जाएगा सर 66। तो 22 66 33 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सरल आसान इजी। तो इसमें अपन ज़्यादा समय नहीं देने वाले हैं, है ना, इसमें अपन ज़्यादा समय देने वाले नहीं हैं, इतना समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 243 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 18125, फाइंड सम ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर नंबर हमने मान लिया कि नंबर क्या होगा, 2k होगा, 4k होगा और 3k होगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 4k स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा सर 9k स्क्वायर। तो इनका सम कितना आएगा 16 और 9 25 और 4 29। तो 29k स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, वो है 18125 के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सम।
सम निकालना है, यानी कि आपको सम ऑफ नंबर निकालना है, यानी 4 3 7 2 9, यानी कि आपको 9k की वैल्यू चाहिए। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 9k की वैल्यू चाहिए, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो अगर मैं यहाँ से k² निकालने की कोशिश करूँ तो वो कितना आएगा? 625। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी सर? वो आएगी 25। तो अगर k की वैल्यू 25 है तो आपको तो 9 × 25 चाहिए। तो 9 × 25 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा सर? 225 हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पहला ऑप्शन। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? एक बार इसको अच्छे से देखो। तो ये तो आसान है सर, ये तो इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये जो सवाल है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। यहाँ पर इस तरह के सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको थोड़े से और भी अच्छे अच्छे अप्रोच सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है? 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम देन दे आर इन 12:23, फाइंड स्मॉलर नंबर। आपको छोटा वाला नंबर निकालना है। तो मैंने बोला कि सर आपके पास में नंबर है, उसका रेशियो है 3:5। ये 3:5 में 3 और 5 नंबर है क्या? नहीं, उस नंबर का रेशियो है, ठीक है सर। इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन नंबर का जो रेशियो बनेगा वो 12:23 बनेगा, ठीक है सर। ऐसा कुछ बोला है। आपको स्मॉलर नंबर निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर पहला अप्रोच ये हो सकता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो आपका अगर आंसर 3 का मल्टीपल होगा तो ये तो आपके ऑप्शन से चले गए, हट गए, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। अब दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो देखना है। मैंने कहा अगर ये नंबर 27 है और 27 हमारा सही जवाब है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ सर करना तो चाहिए। मैंने कहा जब मैं उसमें से 9 कम कर रहा हूँ, तो जब मैं इसमें से 9 कम करूंगा या मैं जब इसमें से 9 कम करूंगा तो ये तो बनेगा 18 और ये बनेगा 24। तो जब मैं 9 कम करूंगा ना, ध्यान से देखो, 9 कम करूंगा ना तो जो आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा। वो किसका मल्टीपल होगा? 12 का मल्टीपल होगा। बट सर ये तो 12 का मल्टीपल नहीं है, ये 12 का मल्टीपल है। यानी कि हमारा सही जवाब क्या है? हमारा सही जवाब 33 है। हमारा सही जवाब क्या है? 33 है। बात समझ में आई? बात समझ में आई, ठीक है। बहुत ही यूनिक तरीका आपको बता है, ऑप्शन एलिमिनेशन करके आप इस सवाल का जवाब निकाल सकते हो। अब एक दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखो। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? ध्यान से देखो। आप बोलते हो कि सर नंबर को मैंने मान लिया 3x और 5x और इसमें से मैंने 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ऐसा करने पे अब जो नंबर आएगा उसका जो रेशियो है वो 12/23 हो गया। और अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो 23 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सर? 69x माइनस 9 × 23 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 60x माइनस 12 × 9। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9x। इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 माइनस 12 और 9 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से ये 9 और यहाँ से 9 कैंसिल किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपके पास में? 11। तो अगर x की वैल्यू 11 आ रही है तो आपको छोटा वाला नंबर निकालना था, यानी कि छोटा वाला नंबर क्या होगा? 3 × 11 यानी कि 33। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। तो ये आम तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है ना, बहुत ही पुराना तरीका है ना, खानदानी तरीका बोल सकते हैं इसको। सभी जो है हमारे घर में सब इसी तरीके से करते हुए आए हैं और आगे भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। बट हमें क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए समय के साथ साथ में। अब मैं इसी चीज़ को एक यूनिक तरीके से आपको बता रहा हूँ, इसी चीज़ को एक यूनिक तरीके से बता रहा हूँ। उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे चलकर बहुत जगह आपको काम आएगा। चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, है ना, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, कई जगह पर वो मिक्सचर एलिगेशन हो, कई जगह पर वो काम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई सर? हाँ सर क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ देखो। मान लो एक नंबर A है, एक नंबर B है। आपने इसमें से x कम कर दिया, इसमें से x कम कर दिया, तो ये नंबर अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका a माइनस एक्स और ये बन जाएगा आपका b माइनस एक्स। ऐसे ही बनेगा, हाँ या ना? हाँ सर बनेगा। अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि जो नंबर पहले था वो a b था और जो बाद में था वो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स था, है ना, b माइनस एक्स था। तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? x। और ये x क्या है? x इन दोनों का डिफरेंस है। x इन दोनों का क्या है? डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो ऊपर लिखेंगे वो पहले वाला रेशियो जो गिवन होगा वो लिखेंगे। यहाँ जो नीचे लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे? जो दूसरा वाला रेशियो लिखा होगा वो लिखेंगे। और यहाँ जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस है, वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेथड हम यूज करने वाले हैं और ये वही मेथड है जो अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको, मगर इसको ऑपरेट करने का तरीका चेंज है, ठीक है। और इससे आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। कैसे आता है? ध्यान से देखो। मैंने कहा भैया पहले जो रेशियो था वो 3:5 था, हाँ सर।
और बाद में जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया 12 और 23 का। हाँ सर, ऐसा कब हुआ जब आपने 9 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि इसमें से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा। हाँ सर, आप 3 और 12 को देख रहे हो, आप सोचो 3 में से 9 कैसे माइनस होगा, अरे 3 नंबर नहीं है, 3 तो रेशियो है, 12 नंबर नहीं है, 12 तो रेशियो है। अच्छा हाँ हाँ समझ में आ गया, यहां पर कोई नंबर है, उस नंबर में से 9 कम करोगे तो ये नंबर आएगा, ये उन नंबर के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं अगर 9 को डिफरेंस कर रहा हूं, यानी ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया 9 और 9 बस। अब यहां पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कि 9 और 9 को कैंसिल कर दिया 1:1 कर दिया, नहीं कुछ नहीं करना, जैसा सवाल में दिया था वैसा लिख दो। अब क्या करोगे ध्यान से देखो, अब क्या करोगे ध्यान से देखो, ये हो गया 69, ये हो गया 60, 69 और 60 का डिफरेंस 9, ठीक है सर। ये हो गया 12 इंटू 9, ये हो गया 23 इंटू 9, मैंने कहा 23 इंटू 9 और 12 इंटू 9, और इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा 9, तो 23 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया 11, 11 इंटू 9 कितना हो गया 99, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 11। अगर 1 की वैल्यू 11 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 33, 3 की वैल्यू कितनी होगी 33। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ सर ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही करना है आपको, बात समझ में आई। अच्छा सर, अभी मान लो ऊपर एक नंबर लिखा था x और y, ठीक है, अब आपने इसमें कुछ जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस ए और ये बन जाएगा y प्लस ए। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो नीचे कितना आएगा माइनस ए, है ना, कितना आएगा माइनस ए। अभी यहां पर हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, तो ऊपर और नीचे में से ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो डिफरेंस निकालेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। बट अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो जब उसका डिफरेंस आएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ये चीज अगर समझ में आ गई तो अब ये ही शॉर्टकट अपन लगाएंगे दूसरे सवाल में। सवाल में क्या बोल रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो 5:7 है। जब हमने दोनों नंबर को 40 से कम किया तो रेशियो बन गया 17 और 27 का। आपसे बोल रहा है कि उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस बता दो। तो मैंने कहा कि नंबर्स जो हैं उनका रेशियो 5:7 है, बाद में उनका रेशियो बन जाएगा 17 और 27 का। ऐसा कब हुआ, जब आपने इसमें से 40 कम किया, ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला नंबर छोटा है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा सर 135, ये कितना हो जाएगा सर 119, 135 और 119 का अंतर कितना आएगा सर 16, ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा सर 17 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा सर 27 इंटू 40। तो लिख के देख लो 27 इंटू 40 और 17 इंटू 40, तो आपको इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहां से 40 तो कॉमन आ गया, तो 27 और 17 का डिफरेंस कितना आ गया 10, 10 इंटू 40 कितना हो जाएगा 400, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना क्या, एक्चुअली में आपको निकालना है इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस। तो आप ये सोचो कि अगर ये नंबर 5x है और ये नंबर 7x है तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 2x, यानी कि आपको सिर्फ 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। आपको किसकी चाहिए, 2 यूनिट के लिए चाहिए। तो अगर 16 की वैल्यू 400 है तो 2 किलो कितनी होगी, इसको 8 से डिवाइड कर दो तो इसको भी 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 50। तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 50 आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है भैया 50 है, कितना है भैया 50 है, ठीक है। बाकी आप अगर इसको ऐसे करते कि सर 5x है फिर ये 7x है फिर इसमें से 40 कम करेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो रेशियो आएगा वो 17 और 27 का आएगा, तो भी यहाँ पर सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू मिल जाती, और आपको जो x की वैल्यू मिलती है आपको निकालना क्या था 2x की वैल्यू निकालना था, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे और मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको कुछ यूनिक मेथड्स आने चाहिए जिससे आपका टाइम सब बचे, है ना, एनर्जी बचे। नहीं तो फिर क्या होगा, पेपर में आप बहुत ही मतलब एग्जॉस्ट हो जाओगे, अरे बाप रे बस पेपर निकल जाए आज का, है ना, ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यहाँ पर परसेंटेज पर बेस जो सवाल आते हैं रेशियो के, उसके बारे में बात करते हैं। आपसे बोल रहा है कि ये सर्टन मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी, कुछ धनराशि ए बी सी डी में बांटी गई है इस तरह से सच दैट बी गेट्स 12.5% मोर देन ए बट 25% मोर देन सी एंड डी गेट्स 1/3 लेस देन सी। इफ ए गेट्स ₹260 मोर देन डी देन फाइंड द अमाउंट ऑफ डी। तो आपसे क्या बोल रहा है कि भैया कुछ धनराशि हमने ए बी सी डी में बांटी है, इस तरह से बांटी है कि बी को ए से 12.5% ज्यादा मिला है बट सी से 25% ज्यादा मिला है। किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है। बी को ए से 12.5% ज्यादा मिला है, किंतु परंतु आपको सी से 25% ज्यादा मिला है। अच्छा,
और आपसे बोल रहा है डी को सी से 1/3 लेस मिला है, ए गेट्स 260 मोर देन डी, ए को डी से 260 रुपए ज्यादा मिले, आपसे बोला डी का अमाउंट बता दो, डी का अमाउंट बता दो। अब कैसे बताओगे, कैसे करोगे, यहां पर परसेंटेज का जो आपका बेसिक है वो बहुत सही होना चाहिए। मैंने परसेंटेज की क्लास सबसे पहले ली थी तो उसको देख लेना, ठीक है, नहीं देखा है तो, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा यहां पर ए और बी की तुलना हो रही है, बी और सी की तुलना हो रही है, सी और डी की तुलना हो रही है। हाँ सर हो तो रही है, हो तो रही है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर बी को 12.5% ज्यादा मिला ए से, 12.5% का मतलब होता है 1/8, और देन ए लिखा है, यानी कि ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बी को तो ज्यादा मिला है, यानी ए को अगर 8 मिला, ए को अगर 8 मिला तो बी को कितना मिला, एक ज्यादा, यानी कि 9 मिला। ठीक है, अच्छा सर समझ में आ गया। अब बट बोल रहा है, बट 25% मोर देन सी, 25% का मतलब होता है 1/4, देन सी लगा है, देन यानी कि ये सी का है, यानी कि बी को सी से 25% ज्यादा मिला, यानी कि सी को अगर 4 मिला होगा, सी को अगर 4 मिला होगा तो बी को उससे एक ज्यादा मिला होगा, यानी कि 5 मिला होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि डी को 1/3 लेस मिला है, 1/3 लेस मिला है, 1/3 लेस मिला है, लेस देन सी, यानी कि ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सी को जो है वो 3 मिला तो डी को उससे एक कम मिला होगा, यानी कि उसको कितना मिला होगा, 2 मिला होगा। ठीक है सर, ये आ गया। अब मेरे पास में रेशियो आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/9, मल्टीप्लाई करेंगे 5/4, मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, ये आ जाएगा। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि यहां से मेरा जो b है अब वो मेरे बीच नहीं रहेगा, c भी नहीं रहेगा, तो यहां बचेगा a अपॉन डी का रेशियो, और यहां पर क्या होगा कि ये 4×2 = 8 यहां चला गया, 3×3 ये चला गया, तो ये जो रेशियो बनेगा ये 5/3 बनेगा। अब मैं यहां पर बोलूंगा कि d को अगर 3 मिल रहा है तो a को कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। d को अगर 3 मिल रहा है तो a को कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यानी कि a को d से 2 ज्यादा मिल रहा है। और यहां पर सवाल में बोल रहा है कि a को जो मिल रहा है वो d से 260 रुपए ज्यादा मिल रहा है, यानी इस 2 की वैल्यू कितनी है, 260, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 130, यानी कि इस 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू होगी आपकी सर 390, और यही आपको क्या मिल रहा है, डी को मिल रहा है, यानी कि डी का आपसे शेयर पूछा था तो डी को तो 3 यूनिट मिल रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 390 होगी। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 390 होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का पक्का क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, क्लियर भाई। परसेंटेज का प्योर यहां पर यूज हुआ है, अगर परसेंटेज अच्छा है आपका, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है परसेंटेज, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लो, एक वीडियो देखोगे उससे आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, इसको हटाते हैं, यहां से हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि भैया 510 रुपए को हमने एबीसी में डिवाइड किया है इस तरह से कि ए को जो मिला है वो बी के 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है, बी को जो मिला है वो सी के 1/4 के बराबर है। आपसे ए का शेयर पूछ रहा है, ए का शेयर पूछ रहा है, तो मैंने कहा यार मेरे को ये दिया गया है कि ए को जो मिला है वो बी के 2/3 के बराबर है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है। हाँ सर बोल सकता हूं। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि बी को जो मिला है वो सी को जो मिला है उसके 1/4 के बराबर है, यानी कि बी और सी को जो मिला है वो 1:4 के बराबर मिला है। ठीक है सर, ये हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में। तो आप क्या करेंगे सर, इनको कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन किया तो ए बी और सी लिखा, यहां पर कितना आ गया 2 3, यहां पर कितना आ गया 1 4, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 3 कर देंगे, यहां पर 1 कर देंगे, तो यहां कितना होगा 2, यहां पर कितना होगा 3, यहां पर कितना होगा 12, यानी कि ए को 2 मिला, बी को 3 मिला और सी को कितना मिला 12 मिला, तो 12 और 3 15 और 2 17, यानी कि जो टोटल 17 आपने बांटा इन तीनों में, उसकी वैल्यू एक्चुअली में तो कितनी है, उसकी वैल्यू एक्चुअली में तो 510 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 30 है। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी सर, 2 की वैल्यू 60 होगी, यानी कि ए को कितना मिला 60 मिला, ए को कितना मिला 60 मिला। ए के बारे में पूछ रहा था तो ए का आंसर कितना आएगा 60 आएगा, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला है कि भैया 559 इज डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स सच दैट 4 टाइम्स ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय सेकंड एंड 8 टाइम्स ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय थर्ड, फाइंड देयर शेयर।
तो यहां पर एक रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया है कि भैया एक पहला व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है और एक तीसरा व्यक्ति, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 4 टाइम्स ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्स्ट, यानी कि इसका 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है, 6 टाइम्स अमाउंट रिसीव्ड बाय सेकंड, या इसका 6 टाइम्स कर देंगे और इसका 8 टाइम्स कर देंगे, इसका क्या कर देंगे 8 टाइम्स कर देंगे। तो ये आपस में क्या है, बराबर है, ये आपस में क्या है, बराबर, ऐसा हमें दिया गया है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम यहां पर अगर रेशियो निकालने की कोशिश करें, इन दोनों का इस्तेमाल करें, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि f अपॉन s जो है वो कितना है, 6/4 है ना। और अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, इन दोनों को बराबर कर दूं, तो मैं यहां से बोल सकता हूं s अपॉन t जो है, s अपॉन t जो है वो 8/6 के बराबर है, 8/6 यानी कि 4/3 के बराबर है। तो यहां पर भी 4 है, s के सामने यहां भी 4 है, तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो यहां पर लिखा फर्स्ट, यहां पर लिखा सेकेंड और यहां पर लिखा थर्ड। तो फर्स्ट के सामने क्या आएगा 6, सेकेंड के सामने 4, थर्ड के सामने 3 आएगा। तो ये सर आपने बंटवारा कर दिया, 6 4 10 3 13, तो टोटल 13 की वैल्यू जो है वो सवाल में कितनी है, 559 है। कितनी है सर, 559 है। तो 1 किलो कितनी होगी सर, 4 से करेंगे तो 52 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो यह कितना बचेगा 3। तो 1 किलो कितनी आ गई सर, 43 आ गई। आपको क्या निकालना है, फाइंड देयर शेयर, यानी कि आपको सबकी वैल्यू बतानी है, सबकी वैल्यू बतानी है, यानी कि आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो 43 को, ठीक है। तो 6 3 18 और ये आ जाएगा 25, यानी कि 258। तो 258 तो मुझे एक ही जगह दिख रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा, बस इससे ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। चलिए, तो ये तो सवाल हो गया सर, आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अब इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है कि एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 1:9। If C give rupees 400 from his share to B, the new ratio become 138. What is the total amount? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई धनराशि है जो कि ABC में बांटना है और हमने उसको बांटा है 1:9 के रेशियो में। अगर C 400 रुपये अपने में से B को दे देता है तो फिर ये जो वैल्यू है, जो मतलब इनका जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होकर क्या हो जाएगा 138 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि जो टोटल अमाउंट है जो कि बांटा गया था इन तीनों में वो है कितना। तो मैं बोलूँगा सर यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। यहाँ पर पहले हमने बांटा 1:9 में, 1:9 में, और अगर यहाँ पर आदान प्रदान होता है, C का B को देता है वो कितना रुपए, 400 रुपए, है ना। C गिव 400 फ्रॉम हिज शेयर टू B, तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 138 हो जाएगा, 138 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना चाहिए, ध्यान से देखो, आदान प्रदान किसके बीच में हुआ, बी और सी के बीच में हुआ है। तो अगर बी और सी के बीच में आदान प्रदान हुआ है तो ए का इससे कोई लेना देना है नहीं है, यानी ए की वैल्यू जो पहले थी वो अभी भी होनी चाहिए, हाँ वो है क्या, हाँ है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो सेम बनाओ, क्यों, क्योंकि ए जो पहले था वो अभी भी वही होगा, क्योंकि ए ने ना तो लिया है ना तो दिया है, ठीक है सर। तो अगर यहां पर सेम है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम यहां पर देखेंगे कि ऊपर का टोटल कितना हो रहा है। मैंने कहा 9 और 3 12, 8 और 4 12, टोटल सेम है, हाँ सेम है, तो टोटल सेम बनाना जरूरी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो बनाओ। अच्छा, अब मैंने देखा कि सी ने अगर दिया है बी को तो सी का कम हो रहा है, हाँ सर, और बी ने लिया है तो बी का बढ़ रहा है, हाँ सर। तो इसका 1 यूनिट से कम हो रहा है, इसका 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, यानी ये जो 1 यूनिट है यही 1 यूनिट किसके बराबर है, 400 के बराबर है। और यहां पर इनका टोटल कितना हो रहा है 12, तो मुझे 12 की वैल्यू चाहिए, मुझे 12 किलो चाहिए। तो 12 इंटू 400 कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 4800, यानी कि 4800 रुपए की जो राशि है वो इन तीनों में बांटी गई थी, ठीक है, इन तीनों में बांटी गई थी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है सर। तो ए ने ना तो लिया ना तो दिया, तो उसको सेम होना चाहिए था, सेम था, बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। अगर सी ने दिया है तो सी का कम होगा, बी ने लिया है तो बी का बढ़ेगा, वो बढ़ रहा था, ठीक है, ये घट रहा था, ठीक है, सेम अमाउंट से बढ़ रहा और घट रहा था, हाँ, तो वही जो सेम अमाउंट है उसकी वैल्यू 400 के बराबर है। हमें टोटल की वैल्यू चाहिए थी, हमने निकाल दिया, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा हमने चेंज करने की कोशिश की कि भैया सेम सवाल है कि भैया कोई अमाउंट है जो कि एबीसी में बांटना है, 6, 19 और 7 के रेशियो में बांट रहे हैं। अगर सी जो है वो 200 रुपए देता है बी को, तो फिर ये रेशियो चेंज हो जाता है 3, 10 और 3 में, तो टोटल अमाउंट कितना है। तो हमने बोला सर यहां पर ए बी और सी है, ए बी और सी है, यहां पर कितना है सर 6, 19 और 7 है, ठीक है सर। बाद में ये रेशियो कितना होगा 3, 10 और 3 हो जाएगा, हाँ सर। किसने दिया सर, सी ने दिया है बी को 200 रुपए, तो इसने इसको 200 रुपए दिए हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, अगर बी और सी के बीच में लेन देन हुआ है तो इसमें ए का तो कुछ लेना देना है नहीं, तो ए ने अगर ना तो लिया है ना तो दिया है तो उसको सेम होना पड़ेगा।
तो अगर ये 6 तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हमने इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 6, ये बन गया 20 और ये बन गया 6। तो हमें इसको देखना है और इसको देखना है, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है कि भैया इसको तो सेम बना दिया, बाद में इसका टोटल भी सेम होना चाहिए। तो 19 और 7 कितना हो गया, 26, 26 और 6 कितना हो गया, 32, ठीक है सर। 6 और 6 12, 12 और 20 कितना हो गया, 32, यानी कि टोटल भी सेम हो गया। हाँ सर सेम हो गया। अब सी ने दिया है तो सी का कम हो रहा है, और बी ने लिया है तो बी का इंक्रीज हो रहा है। कितने से इसका डिक्रीज हो रहा है, 1 से, इसका उतने से इंक्रीज हो रहा है। यानी ये जो 1 यूनिट है, इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 है। इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 है। और इनका जो टोटल है वो कितना है, 32, यानी कि 32 यूनिट की वैल्यू मुझे पता लगानी थी। तो 32 इंटू 200 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 6400। यानी कि 6400 की जो राशि है वो इन तीनों में बांटी गई थी, ठीक है, इन तीनों में बांटी गई थी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें इससे ज्यादा समय नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सवाल आ गया कि भैया कॉइन वाले सवाल आ गए, भैया कॉइन वाले सवाल, मजेदार सवाल है ना। ए पर्स हैज 34.5 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन इन द रेशियो 6, 9, 10। फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। कॉइन वाले सवालों को कैसे करते हैं, किस यूनिक तरीके से करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। आपके पास में 34.5 रुपए हैं और वो 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के कॉइन के रूप में है, और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 6, 9 और 10 दिया गया है। आपसे 10 पैसे के कितने कॉइन है ये पूछा गया है। आप सबसे पहले डिनोमिनेशन लिख दो। डिनोमिनेशन मतलब कि किस किस टाइप के कॉइन्स हैं। मैंने लिखा 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपीज का कॉइन है, 10 पैसे यानी कि 1/10 रुपीज का कॉइन है, ठीक है। तो 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के कॉइन है, इनके नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो लिख दो। तो लिख दिया 6, ये लिख दिया 9, ये लिख दिया 10। अगर मान लेते हैं कि 1 रुपए के 6 कॉइन हैं तो आपके पास में 6 रुपए हो जाएंगे। हाँ सर। अगर 50 पैसे के 9 कॉइन हैं तो आपके पास में 4.5 रुपए हो जाएंगे। हाँ सर। 10 पैसे के आपके पास 10 कॉइन है तो आपके पास 1 रुपए हो जाएंगे। हाँ सर। तो इस हिसाब से आपके पास इतने रुपए होने चाहिए। हाँ सर। 6 और 1 7 और 4 11, 11.5, यानी कि 11.5 रुपए आपके पास होने चाहिए। बट एक्चुअली में मेरे पास हैं कितने, मेरे पास एक्चुअली में 34.5 रुपए हैं। मेरे पास में कितने हैं, 34.5 रुपए हैं। यानी कि जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 3 रुपए है ना। उसकी वैल्यू कितनी है, 3 रुपए। आपसे पूछा क्या है, या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो आपसे पूछा क्या है कि आपके पास 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। तो 10 पैसे के कितने कॉइन्स मान के बैठे हो, 10 मान के बैठे हो। तो 10 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये एक बहुत ही शानदार तरीका, इससे आपका आंसर बहुत जल्दी आता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और रुपीस के बाद फिर उसको 10 पैसे का चाहिए तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह का काम करते हैं। तो ऐसे ना करें, उसमें आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। मैंने क्या बोला कि मेरे पास इतने रुपए होने चाहिए, उसकी वैल्यू मेरे पास है, तो मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो मैं रिक्वायर्ड जगह जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं मेरे पास, 30 कॉइन्स हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि बॉक्स कंटेन 56 रुपीज इन दी फॉर्म ऑफ coin of 1 rupee 50 paisa and 25 paisa. The number of 50 paisa coin is double the number of 25 paisa coin and 4 times the number of 1 rupee coin. अच्छा, how many 50 पैसा coin are in the box? सेम टाइप का सवाल है, बस यहां पर जो रिलेशन है नंबर ऑफ कॉइन्स का वो आपको डायरेक्टली नहीं दिया जैसा कि पिछले सवाल में दिया था। इस सवाल में रिलेशन की थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा मेरे पास 1 रुपए का कॉइन है, मेरे पास में 50 पैसे का कॉइन है और मेरे पास 25 पैसे का कॉइन है। ये बात समझ में आ गई, 1/2 1/4 क्यों किया, ठीक है सर। अब आपसे बोल रहा है कि भैया 50 पैसे के जो कॉइन है वो 25 पैसे के डबल हैं। तो 50 पैसे के कॉइन जो है वो 25 पैसे के डबल है, यानी कि इसका 1 होगा तो इसके 2 कॉइन होंगे। हाँ सर। साथ ही साथ 50 पैसे के जो कॉइन है वो 1 रुपए के कॉइन के क्या हैं, 4 गुना है, यानी कि अगर इसका 1 होगा तो ये 4 होगा। हाँ सर। तो अभी इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो अगर सेम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये 1 बनेगा। तो क्या 50 पैसे के कॉइन 25 पैसे से डबल है, हाँ। क्या 1 रुपए से 4 गुना है, हाँ। तो ये क्या आ गया, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ गया। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ गया, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का अगर रेशियो मेरे पास आ चुका है तो मैं इसको यहां लिख दूंगा 1:4:2, ठीक है सर। ये चीज यहां से मैं हटा देता हूं। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं मान लूं कि 1 रुपए का 1 कॉइन है तो इतने रुपए मेरे पास, 50 पैसे के 4 कॉइन है तो इतने रुपए मेरे पास, 25 पैसे के इतने कॉइन है तो इतने रुपए मेरे पास, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने रुपए हैं, मेरे पास में 3.5 रुपए हैं।
बट इस 3.5 रुपए की जो वैल्यू है वो इस सवाल में कितनी है, 56 के बराबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं 56, 3.5 को लिख सकता हूं 7/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 16, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है 50 पैसे के कॉइन कितने हैं। तो 50 पैसे के कॉइन मैंने क्या माने थे, 4 यूनिट माने थे। तो अगर 1 की वैल्यू 16 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 16 यानी कि 64, यानी कि मेरे पास में कितने कॉइन्स होंगे, 64 कॉइन्स होंगे, ठीक है। 50 पैसे के मेरे पास कितने कॉइन्स होंगे, 64 कॉइन्स होंगे। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज लेके आ रहे हैं इस सवाल में, थोड़ा सा चेंज लेके आ रहे हैं इस सवाल में। अब यहां पर आपको यह बताया कि कितने कॉइन्स हैं, है ना, कितने कॉइन्स हैं, 420 कॉइन्स हैं। साथ में आपको यह भी बताया कि 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। बट यहां पर वैल्यूज का जो अभी हम मल्टीप्लाई करके ला रहे थे ना, उसका रेशियो दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो नहीं दिया। और आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने कहा मेरे पास में 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अब यहां पर ये कितने कितने सिक्के हैं ये नहीं पता, ये कितने कितने सिक्के हैं ये मुझे नहीं पता। बट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी उसका रेशियो कितना है, 13, 11 और 7, ये दिया है, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि दिस इंटू दिस करने पे ये आता है, हाँ। तो अगर मैं इस चीज को इससे डिवाइड कर दूं तो क्या ये आ जाएगा, हाँ सर आ तो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यानी कि इसको इससे डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा और इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स का क्या आ गया सर, मेरे पास रेशियो आ गया। नंबर ऑफ कॉइन्स का मेरे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया, ठीक है सर। अब मैं अगर बात करता हूं कि सर ये एक्चुअली में है कितना, तो मेरे को 22 और 13 कितना हो गया, 35, 35 और 35 कितना हो गया, 70। तो 70 कॉइन्स हैं आपके पास में, बट उसकी वैल्यू सवाल में कितनी है, 420। उसकी वैल्यू कितनी है सवाल में, 420, यानी 1 की वैल्यू कितनी है सर, 6। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो पूछा क्या है, पूछा है 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। तो 50 पैसे के कॉइन्स आपके पास कितने हैं, 22 हैं, यानी कि 22 × 6 कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 132। यानी कि 132 कॉइन्स होंगे आपके पास में, कौन से वाले, 50 पैसे के। कितने, 50 पैसे के, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, समझ में आ रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा ताकि आपका जो टाइम है वो और लंबा ना हो, है ना, ताकि आपको चीजें एक साथ कम से कम समय में मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ मोहन एंड रोहन इज 8:5 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ मोहन सेव ₹3000 एंड रोहन सेव ₹1500 देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ। अब देखो यहां पर वो जो मैंने आपको एक मेथड बताया था, ठीक है, उसी मेथड का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, रेशियो, रेशियो और डिफरेंस वाला मेथड, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला मेरे पास में यहां पर मोहन है और यहां पर रोहन है और इनकी इनकम का जो रेशियो है वो 8:5 है। इनके एक्सपेंस का जो रेशियो है वो 3:2 है। मुझे मालूम है कि इनकम में से एक्सपेंस जाएगा तो सेविंग्स आएगा, और सेविंग्स के बारे में जानकारी है कि ये 3000 बचाता है और ये 1500 बचाता है। अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे कि इसको 2:1 लिख दिया, नहीं, जैसा है वैसा लिखेंगे। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये कितना हो गया सर, 16, ये कितना हो गया सर, 16, ठीक है सर। तो ये 16 हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो डिफरेंस कितना आ गया सर, 1 आ गया, ठीक है सर। ये कितना हो गया सर, 4500, ये कितना आ गया सर, 6000, 6000 और 4500 का डिफरेंस कितना हो गया सर, 1500 हो गया, ठीक है सर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1500। अब यहां पर ये जो मेथड है, इस मेथड में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलती है तो उसको आपको हमेशा जो ऊपर वाला रेशियो वहीं पर मल्टीप्लाई करना और कहीं नहीं मल्टीप्लाई करना। भले ही आपको इसके बारे में पूछे तो भी यहां मल्टीप्लाई करो और फिर कंडीशन लगा के यहां पर आओ। क्यों, ऐसा बताता हूं। 1 किलो अगर 1500 है तो 5 किलो कितनी होगी सर, 7.5। 8 किलो कितनी होगी सर, 12000। अब अगर मोहन 12000 कमाता है और उसमें से 3000 उसकी सेविंग्स है तो वो खर्चा कितना करता होगा, 9000, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 9000। और अगर ये रोहन जो है ये 7500 रुपए कमाता है और 1500 रुपए बचाता है तो उसका जो खर्चा है वो कितना है सर, वो 6000 है। और यही हमसे पूछ रहा था, एक्सपेंडिचर ही पूछ रहा था ना दोनों की कितने हैं, तो वो कितना है, 9000 और 6000। अगर आप ये 1500 यहां मल्टीप्लाई करते तो ये कितना बन जाता, ये बन जाता 4500।
और ये बन जाता कितना 3000। तो क्या ये सही आ रहा होता? नहीं आ रहा होता। तो सर ये गलत क्यों आ रहा है? अरे गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो मेथड है ये इस तरह से डिजाइन किया गया है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, ठीक है। तो यहां पर आप जब भी कोई वैल्यू निकालते हो तो वो 1 यूनिट की वैल्यू आती है और वो यहां मल्टीप्लाई करनी होती है। बात समझ में आई? वो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? गलत आएगा, ठीक है। अब इसको बच्चे और कैसे करते हैं, वो बोलते हैं अगर इनकम 8:5 है तो हम मान लेते हैं इनकम 8x और 5x है। अब ये बचाता है 3000, ये बचाता है 1500, तो इसका डिफरेंस निकाला तो इनकम में से सेविंग्स हटाई तो क्या आ गया? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है? 3:2। तो इसको बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, यहां मल्टीप्लाई कर दो, यहां मल्टीप्लाई कर दो, इनकी वैल्यू आ जाएगी, उसमें से 3000 कम कर दो, फिर इसमें से 1500 कम कर दो, तो क्या आ जाएगा? आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्सपेंडिचर पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ये मेथड बहुत ही नॉर्मल मेथड है, इस तरह से आप करते हो। इनकम में से सेविंग्स हटा दी, इनकम में से सेविंग्स हटा दी, एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 है, सॉल्व करेंगे x आएगा, x किलो पुट करेंगे, इनकम आ जाएगा, इनकम में से सेविंग्स को हटाएंगे तो जो आएगा वो दोनों की एक्सपेंडिचर आ जाएगी। ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है, बट ऐसा करना नहीं है, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि भैया द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2% इज 7:4, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:1। If first person save 7,500 while second save rupees 5,000, then find the difference between income of both person। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि भैया A और B दो व्यक्ति हैं मान लेते हैं, इनकी इनकम का जो रेशियो है वो 7:4 है और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 2:1 है, और ये जो है ये 7,500 रुपये बचाता है और ये जो है ये 5,000 रुपये बचाता है। अब अगर हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं तो हम कैसे लगाएंगे? 7 और 8, डिफरेंस कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? 10 और ये कितना आ गया? 7,500। 10,000 7,500 का डिफरेंस कितना आ गया? 2,500। ठीक है सर, ये आ गया। आपको निकालना क्या? आपको निकालना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बोथ पर्सन। तो अगर ये 7 यूनिट कमाता है, ये 4 यूनिट कमाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट, यानी कि आपको 3 की वैल्यू चाहिए। अगर 3 किलो चाहिए तो इसका 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7,500 आएगा। तो यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड अगर आप यूज करते हो तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। बाकी आप क्या कर सकते थे? आप करते ये 7x है, ये 4x है, और यहां से इनकी जो सेविंग्स है जो कि कितनी है? 7,500, ठीक है, और ये कितनी है सर? आपकी 5,000। तो आपने इनकम में से सेविंग्स हटा दी तो क्या आ गया? एक्सपेंडिचर आ गया। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया आपको? 2:1 दिया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी इनकम 7x है, इसकी इनकम 4x है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 3x आएगा। तो आपको 3x की वैल्यू बतानी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? पक्का। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहां पर ये जो सवाल है ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। इसका जो जवाब है वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका जो जवाब है वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पक्का दोगे, है ना? पक्का। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, और ये जो सवाल है ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। आपसे बोल रहा है कि भैया ABC के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है? 16, 12 और 9, ठीक है, 16, 12 और 9। और उनकी जो सेविंग्स है वो कितनी कितनी है? वो अपनी अपनी इनकम का 20, 25 और 40% है। आपसे बोल रहा है कि अगर उनकी इनकम का टोटल कर दिया जाए तो वो 1530 हो जाएगा। आपसे बोल रहा है कि बी की सैलरी बताओ, बी की इनकम बताओ। तो यहां पर हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मेरे पास में 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इनका जो भी एक्सपेंडिचर है, इनका जो भी एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना है सर? 16, 12 और 9, ठीक है सर। अब यहां पर ये अपने अपने इनकम का कितना कितना बचाते हैं? ये 20% बचाता है, ये 25% बचाता है, और ये 40% बचाता है। यही बोला आपने को? हाँ सर। तो ये सेविंग्स के बारे में जानकारी है। अब सबकी जो इनकम होगी वो अलग अलग होगी, मगर ये अपनी अपनी इनकम का इतना इतना % बचाते हैं, ये हमें जानकारी है। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, हमें इनकी इनकम का टोटल दिया है। अगर हमें इनकी इनकम पता चल जाए इन टर्म्स ऑफ रेशियो, तो उस रेशियो का टोटल 1530 के बराबर करके बी की इनकम निकाल सकते हैं। हाँ सर, निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर ये 20% सेविंग करता है तो ये खर्चा कितना करता होगा? 80%, यानी कि 80% ये खर्चा करता है।
बट 80% की वैल्यू तो क्या है 16, क्योंकि 16 खर्चा करता है, तो 80% की वैल्यू 16 हो गई, और 100% क्या होगा सर, हमारी इनकम होगी। तो हम इनकम निकालेंगे कैसे, 100/80 इंटू कितना 16, 16 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 20 बार, यानी कि इसकी इनकम कितनी होगी 20 होगी। तो हमने यहां पर लिख दिया कि इसकी इनकम जो है वो कितनी है 20 यूनिट है। अगर ये 16 यूनिट खर्चा करता है तो ये 20 यूनिट कमाता होगा। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अब हम इसको यहां से हटाते हैं, अब इसको हम यहां से हटाते हैं। अब यहां पर इसको फिर से देखते हैं कि अगर ये 25% जो है ये सेव कर रहा है, तो अगर ये 25% सेव कर रहा है तो ये 75% खर्चा करता होगा, और 75% की वैल्यू कितनी है 12 है। तो हमने यहां पर लिखा कि सर 75% की वैल्यू कितनी है सर 12, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा 100/75 इंटू 12, 25 से गया 3 बार, 25 से गया 4 बार, 3 से गया 4 बार, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, यानी कि ये 16 यूनिट कमाता है। ठीक है सर, ये भी हो गया। अगर ये 40% सेविंग कर रहा है, यानी कि 60% खर्चा करता होगा, और 60% की वैल्यू कितनी है 9 है, तो अगर 60% की वैल्यू आपके पास 9 है, तो 100% जो कि इसकी इनकम होगी वो कितना हो जाएगा 100/60 इंटू 9, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 3 से 3 बार, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि ये कितना कमाता है 15 कमाता है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया अगर ये 20 यूनिट कमाता है, ये 16 और ये 15, तो ये तीनों मिलकर टोटल कितना कमाते हैं, 16 और 15 31, 31 और 50 कितना हो गया आपका 51, तो ये तीनों मिलकर 51 यूनिट कमाते हैं। बट सवाल में बोल रहा है कि 1530, तो यहां पर ये कितना हो गया 1530, यानी एक यूनिट की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 30। अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको बी की सैलरी बतानी थी, यानी कि 16 की वैल्यू बतानी थी, तो 16 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा 480। तो बी की जो सैलरी है वो कितनी है भैया 480 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए चलिए, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो छोटा सा प्रयास किया कि आपका पूरा एक सेशन जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड रहे और सारे टाइप्स हम कवर अप कर लें। ठीक है, तो ये कोशिश कैसी लगी आपको, और आपको कंटेंट समझ में आया नहीं आया, अच्छा लगा नहीं लगा, सारी चीज़ें आप दिल खोलकर बता सकते हैं, ताकि हम अपने अंदर और सुधार कर सकें और बेहतर कर सकें और आपको और अच्छा कंटेंट दे पाएं। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। थैंक यू सो मच।